शानदार तेजी के साथ जुलाई सीरीज का आगाज। बड़ा सवाल है कि आखिरी 1.5 घंटे में यही तेजी और यही मजबूती बरकरार रख पाएंगे या फिर आएगी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। ऐसे में क्या पोजीशन को सोमवार के लिए लेकर जाएं या फिर आज करें मुनाफा वसूली, इस पर होगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के चलते हुए आज थोड़ी बहुत खरीदारी वापस से तेजी से बनी है। रुपया अभी अपनी गिरावट को रोक रहा है तो कच्चे तेल में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है। तो सब चीजें कहीं ना कहीं वापस फेवरेबल हुई हैं। ये कितना हक में जाएंगी आज 1-1.5 घंटे में हम इसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं आज की 5 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं और उसके बाद फिर आज की रूपरेखा भी आपके सामने रखने वाले हैं। तो पहले 5 बड़ी बातें जो है जुलाई सीरीज की दमदार शुरुआत 10,700 के करीब आज पहुंचा है। और अनिल जी, दूसरा है बैंक निफ्टी। तेजी तो है लेकिन अभी भी 25 अंकों का डिस्काउंट है, ये चीज नोटिस हुई है। साथ ही इंडिया विक्स में 6% तक की गिरावट हुई है और फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। गैस को लेकर आज 2 बड़े बयान आए। पहला महाराष्ट्र से बयान आया, उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो सीएनजी से करना चाहते हैं। दूसरा केंद्र सरकार से बयान आया कि वो जीएसटी के दायरे में गैस को लेके आना चाहते हैं। इसलिए गैस के शेयर सबसे ज्यादा आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। एक बार मैं जरा रूपरेखा भी बता देता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज के मेहमानों को स्वागत भी करेंगे। जुलाई सीरीज के ट्रिगर आपके सामने होंगे। बाजार खुलने के बाद का एक्शन थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। पेपर शेयर अच्छे क्यों आ रहे हैं, इनके दिन अच्छे क्यों लग रहे हैं, ये आपके सामने एक पूरी रिसर्च होगी। 2:20 पे कमोडिटी मार्केट का हाल होगा। अनिल जी से जानेंगे 2:30 बजे कि रणनीति क्या रखें। आज सीरीज का पहला दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, लेकिन तेजी भरा है तो क्या करना चाहिए जानिएगा। क्लीन फ्यूल को लेकर क्या बात हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, इसका पूरा रिसर्च होगी। बीटी एसटीटी से लगातार जो मुनाफा दे रही है वो भी आपके सामने होगा। एफएनओ से कमाई, जून ऑटो बिक्री के आंकड़े, बहुत कुछ है, बताते बताते थक जाएंगे लेकिन आप ये रिसर्च लगातार आपके सामने आती रहेगी। बिल्कुल, एक्शन भरपूर है अगले 1.5 घंटे के लिए और उसकी शुरुआत करते हैं उन खबरों के साथ और उन ट्रिगर्स के साथ जिन पर आपको रखनी है नजर। मानसी हमारे साथ है बताने के लिए कि अगले हफ्ते कौन से ट्रिगर्स होंगे आपके लिए अहम, कौन सी घटनाएं होंगी जिन पर आपको नजर रखनी है। और रजत ये बताने के लिए तैयार है कि आज सुबह बाजार खुलने के बाद क्या क्या खबरें आई है शेयरों में जो आपके काम की और जिनके दम पर शेयर एक्शन दिखा चुके हैं। तो पहले मानसी शुरुआत आपके साथ करते हैं। अगला हफ्ता काफी अहम है, इंपॉर्टेंट कुछ खबरें हैं आज अगले हफ्ते के लिए। जी बिल्कुल आनंद जी, 1 जुलाई यानी कि सोमवार से शुरुआत करते हैं। ये दिन अहम है क्योंकि जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े इस दिन आने हैं और ऑन अ पॉजिटिव साइड ये आंकड़े आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही 2 जुलाई ये दिन अहम है क्योंकि 2 आईपीओ की लिस्टिंग होनी है। सबसे पहले तो राइट्स की लिस्टिंग होगी। आईपीओ कुल 67 गुना सब्सक्राइब हो चुका था और इसके अलावा फाइन ऑर्गेनिक्स की भी लिस्टिंग 2 जुलाई के दिन ही होनी है। ये आईपीओ भी करीब 9 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। इसके अलावा 5 जुलाई की अगर बात करें, ये दिन काफ़ी अहम है क्योंकि इस दिन रिलायंस की 41वीं एजीएम होगी। इस एजीएम में कौन से नए ऐलान रिलायंस करता है ये अब देखना होगा। इस दिन जीएम ब्रूवरीज के भी नतीजे हैं लेकिन सारा का सारा फोकस जो है रिलायंस की 41वीं एजीएम पर ही चला जाएगा 5वीं जुलाई को। साथ ही बात करते हैं 13 जुलाई को इन्फोसिस के Q1 के नतीजे आने वाले हैं और इसी नतीजों के साथ आईटी सेक्टर में किस तरह के नतीजे आएंगे, आईटी सेक्टर की जो रूपरेखा है इसी नतीजों के साथ डिसाइड हो जाएगी। अनिल जी, कल आपने मुझे सिर्फ 15 जुलाई तक के ट्रिगर्स बताने के लिए कहा था लेकिन जुलाई सीरीज में और भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, अगर आप बताएं फटाफट से बता दूं। 15 जुलाई के आगे के भी इतनी आगे की तैयारी करवा रही हैं। जी बिल्कुल, चलो बताई दीजिए, इतनी मेहनत की आपने तो। चलिए, तो 18 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और 10 अगस्त तक ये सत्र जारी रहेगा। तो आपको बता दें 18 जुलाई का दिन इसलिए अहम है क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र इस दिन शुरू होगा। 19 जुलाई की बात करते 3 कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक। इन नतीजों पर हमारी नजर होगी। साथ ही 20 जुलाई को बजाज ऑटो और विप्रो के Q1 के नतीजे हम आते हुए देखेंगे। 21 जुलाई की बात करते हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। जीएसटी को लागू होते हुए तो 1 साल 1 जुलाई को ही हो जाएगा लेकिन इसकी बैठक जो है 21 जुलाई को होनी है और इसमें सीमेंट, पेंट जैसे उत्पादों पर जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने की संभावना है। और साथ ही 26 जुलाई की अगर बात करें, जुलाई सीरीज की एक्सपायरी होनी है इस दिन। ओके, बिल्कुल। और इस बार जुलाई सीरीज की जो एक्सपायरी 26 जुलाई को होगी उसमें 46 शेयरों के लिए कैश सेटलमेंट वाला मामला भी होगा। अगर आप पोजीशन खत्म नहीं करते तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में है और जहां खबरें भी है। बताइए रजत। IDBI बैंक है यहाँ पर आज फोकस में, क्योंकि इसलिए कि IRDA की बैठक है आज जिसमें ये 15% के जो नियम है जिसमें LIC 15% हिस्सा खरीद सकती है मौजूदा नियमों के मुताबिक और LIC को अगर स्टेक बढ़ाना है तो इस नियम में बदलाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कि आज की इस बैठक में IRDA क्या इस नियम को बदलता है। अगर ऐसा होता है तो IDBI बैंक के लिए एक बहुत बेहतर
ट्रिगर साबित होगा। बाजार उसको ही फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है और 7% की चाल ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं। इनफैक्ट सुबह एक ब्लॉक डील भी हुई थी जिसमें 6 लाख शेयरों का सौदा आईडीबीआई बैंक पे हुआ था और ये जो सौदा हुआ था ये 54.85 रुपए प्रति शेयर के भाव पे हुआ था। तो आज जबरदस्त चाल आईडीबीआई बैंक में देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज के लिए आज दिन खास नहीं है, 100 पॉइंट निफ्टी चल गया लेकिन डॉक्टर रेड्डीज का शेयर नहीं चल पाया। वो इसलिए क्योंकि सुबह खबर ये निकल आई कि सुबेक्सॉन मामले में जो डॉक्टर रेड्डीज का ऑलरेडी केस चल रहा है यूएस कोर्ट में, उस पर इस दवा की बिक्री पर जो रोक है उसको 14 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया है कोर्ट ने। अब ये देखना होगा कि इस पेटेंट नियम का जो उल्लंघन किया है डॉक्टर रेड्डीज ने, पे क्या फैसला आता है 14 दिनों बाद। लेकिन तब तक ये फैसला टल गया तो उसका सीधा असर आज स्टॉक पे देखने को मिला और दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट का दिन है। इनफैक्ट सभी सीमेंट स्टॉक तेज हैं, लेकिन यहाँ पर खबर ये आई थी अल्ट्राटेक सीमेंट में कि मध्य प्रदेश में 2 यूनिट्स में कामकाज शुरू कर दिया। कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 92.5 MTPA हो गई है। तो यहाँ पर अच्छी खबर थी। हीरो मोटोकॉर्प पे यहाँ पर कोजेंसीज पे कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आई। 2019 में स्कूटर, प्रीमियम मोटरसाइकिल पे इनका फोकस है। हाई इंजन क्षमता वाली बाइक पे काम जारी है और सही समय पर 2 EVs लॉन्च करने की भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने की भी योजना है। 2020 से पहले BS6 व्हीकल लाने की भी तैयारी है। तो मल्टीपल खबरें थी आज इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। और आखिर में ICICI बैंक, ये तो आज जबरदस्त चाल पकड़ रहा है क्योंकि गिरीश चंद्र चतुर्वेदी बैंक के डायरेक्टर नियुक्त हुए, पार्ट टाइम चेयरमैन भी इनको बनाया गया। एक खबर जो इस स्टॉक को आज 1.5% ऊपर ले आई। और ब्लॉक डील्स हुई हैं महिंद्रा CIE और HDFC बैंक में। महिंद्रा CIE लगभग 5% इक्विटी का सौदा हुआ, 1.89 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ, 255 रुपये प्रति शेयर के भाव पे 4% ऊपर है ये स्टॉक। लेकिन HDFC बैंक नहीं चल पाया, यहाँ पर भी 11.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ था। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को आज। ठीक है, ये कुछ एक ऐसी खबरें हैं जो कि अपना असर दिखा भी रही हैं, आगे और भी दिखाएंगी क्योंकि इसमें कई तो मेजर ट्रिगर हैं। जैसे कि आज सुबह सुबह जब 2.25 करोड़ शेयरों की डील हुई महिंद्रा CIE पे, तो अभी भी वो शेयर 4% ऊपर है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर वो है 1 तारीख को जब जून महीने के ऑटो के आंकड़े आएंगे। खैर से पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट अभी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज कुछ ऑटो के शेयर क्या नोटिस किए जाएं, एक बार ये समझना होगा। स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प, जिसको लेकर ये भी कहा गया है कि वो फोकस करना चाहते हैं 2 व्हीलर सेगमेंट पे। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में। कुणाल सारोगी हैं, साथ ही राकेश बंसल है, जिनसे हम जरा समझ लेते हैं कि आज का मार्केट का ट्रेंड क्या है और कुछ स्टॉक्स भी जानेंगे, BTST भी होंगे। कुणाल, एक काम करें, शुरू करें जरा हीरो मोटोकॉर्प से। इसमें आज गिरावट है, कंपनी का पॉजिटिव बयान आया, 1 तारीख को नंबर्स आने हैं। ये शेयर आज चल क्यों नहीं रहा? देखिए, एक दायरे में काउंटर ट्रेड कर रहा है डिम्पी, और दायरे का जो लोअर एंड है वो लगभग 3420 3430 के आसपास है और बिल्कुल उन्हीं स्तरों के अब ये करीब ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा गिरावट की अब गुंजाइश नहीं दिखती है मुझे। तो मुझे नहीं लगता है कि 3400 को पार करेगा नीचे की ओर, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन अभी मोमेंटम की कमी है। तो इसको खरीदना चाहिए अगर ये 3500 को पार करे। 3500 पार होता है तो फिर 3700 के टारगेट से बाय कर सकते हैं। शॉर्ट करने की राय नहीं है बिल्कुल। तो 3500 में बचा क्या है? अनिल जी, 40 रुपये बचे। क्यों? 10 ही तो है। नहीं, मैं आपको फ्यूचर के लेवल्स बता रहा हूँ। फ्यूचर में 3467 चल रहा है। अच्छा, तभी आप इतने चिंतित हैं। मैं तो कैश के देख रहा था, मैंने कहा 10 रुपए में तो कुणाल जी इतना दिमाग नहीं लगाते वैसे। वो भी 3500 रुपए वाला शेयर, 3500 का शेयर। तब तो अच्छा, फ्यूचर 3500 के ऊपर निकलेगा तो ही मजबूत होगा ये। और डिस्काउंट भी ज़्यादा बढ़ा है, 23 दिल्ली दूर है। डिस्काउंट है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि ऑटो सेल्स के नंबर से पहले थोड़ा मजबूत होता है, देखना होगा इस बार कैसे रहते हैं। एक जून महीने में तो ठीक ठाक ही रहने चाहिए नंबर, ऐसा कोई खराबी वाली बात तो है नहीं। नंबर ठीक भी रहेंगे और दूसरा आने वाले दिनों में सेल्स और बढ़ेगी क्योंकि मानसून की अच्छी ग्रोथ है। मृत्युंजय कल बता भी रहे थे कि 15 दिन पहले ही मानसून भारत के अंदर है और अभी तक की ग्रोथ से ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। एक और चीज़ जो नीचे भी आप खबर भी देख पा रहे हैं, IDB बैंक से जुड़ी हुई, सुबह से बज़ है कि सरकार अपने नियमों में भी बदलाव कर सकती है क्योंकि चाहती है कि LIC 43% हिस्सा खरीद ले। IDB बैंक ने अभी भी सफाई दी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी हमारे बोर्ड में तो कोई बात नहीं हो रही। ये लुका छिपी का जो गेम है ये पूरी तरह से चलता हुआ। IDB बैंक कोई बात नहीं रखना चाहता, लेकिन सरकार हर बात रखना चाहती है। IDBI बैंक के बोर्ड वाले सही कर रहा है, सरकार उनको थोड़ी पूछेगी हम हमारी स्टेक बेचे थे बेचे। लेकिन जिसमें 2 चीजें, मतलब IDBI कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, ना ही कोई बयान देता है, उनके हाथ में सरकार हर चीज बोलती है कि हम हर कुछ करने को तैयार है। मालिक तो सरकार ही है ना, सरकार को फैसला लेना है। शेयर होल्डर सरकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सरकार फैसला लेगी। और IDBI बैंक का बोर्ड तो प्रोफेशनल है, एम्प्लॉय है, वो प्रोमोटर तो है नहीं। तो बोर्ड में डिस्कस करने की जरूरत ही है। सरकार को बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम बोर्ड को पूछें कि हम आपकी स्टेक बेचे करें बेचे, आपकी कंपनी में हमारे पास स्टेक है वो LIC को दे ना दे। तो इसलिए बहुत क्लियर है, वो तो सरकार जो लेगी वो फैसला लेगी। हो सकता है बोर्ड को भी हमसे ही पता चले।
ठीक है कि हम जब खबर चलाए तब उनको पता चला कि फैसला हो गया है। अच्छा, एक और चीज है कि इसमें ये कहा गया है कि नियमों के अनुसार 15% से ज्यादा LIC नहीं खरीद सकता। क्या इससे बदलाव हो सकता है LIC को? वो तो कर देंगे, वो तो सरकार के पास सब कुछ करने का राइट है, मतलब हाँ पावर है, राइट नहीं पावर। तो अब जैसे नियम है ना कि 75% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग हो नहीं सकती किसी कंपनी में। कितनी सरकारी कंपनियां 90% है ना, अभी भी है 95% है, 80% है। तो सरकार तो छूट ले ही लेती है। तो बेसिकली जो पार्किंग करनी है सरकार को अपनी स्टेक की LIC के पास, और नियम ये कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी में 15% से ज़्यादा हिस्सा नहीं रख सकती। तो उस पर रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। भाई ठीक है, एक ये एक्सेप्शन कैसे कर लीजिए। IDBI को बचाना है करके ना, सरकार को पैसा चाहिए, इससे IDBI बचेगा नहीं। IDBI का बचने का इससे कोई लेन देन नहीं। क्यों बताऊँ, IDBI के पास पैसा थोड़ी जा रहा है, पैसा तो सरकार के पास आ रहा है। LIC से पैसा निकलेगा, सरकार के पास आ जाएगा। एक पॉकेट तो दूसरी पॉकेट। हाँ है, दोनों पॉकेट सरकार की है कि IDBI बैंक भी सरकार का है, LIC भी सरकार की है, लेकिन दोनों के शेयर होल्डर अलग अलग हैं। शेयर होल्डर इन द सेंस कि IDBI के शेयर होल्डर दूसरे भी रिटेल माइनॉरिटी भी हैं। LIC में शेयर होल्डर नहीं है लेकिन पॉलिसी होल्डर है, तो उन्हें IDBI बैंक चिपकाया जा रहा है एक तरह से, आप कह सकते हैं। ठीक है, मगर खाली खुद इंडिपेंडेंटली अगर सिंपल है, अगर IDBI बैंक इतना अच्छा है और LIC को लेना ही है, इंटरेस्ट है, IDBI बैंक की बोली लगाओ, LIC के हाईएस्ट बीडर पे आता है क्या पता चल जाएगा। LIC कितना कीन है IDBI बैंक को लेने में। तो सिंपल चीज़ वही है, नहीं बिक रहा है इसलिए IDBI को देना है LIC को, और वहाँ से पैसे मिल जाए। तो पॉइंट वही है कि अब ये होना ऐसे ही है जी। अनिल जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस करा कि बोली मंगवाओ। अगर बोली मंगवाई जाएगी तो काफी बड़ा डाउट है कि किस दाम पर बोली आएगी। सही है, ट्रांसपेरेंसी आएगी भी कि नहीं है। आएगी भी नहीं, ठीक है। लेकिन की तरह इंडिया की तरह बाद में सरकार को फिर से सोचना पड़ जाए कि पता नहीं इसको बेचे। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज को लेकर मुश्किलें हैं। आज सुबह खबर आई कि 14 दिन के लिए वापस से उनकी दवा पे रोक लगाई गई है, उसको बढ़ा दिया गया 14 दिन, यानी कि 14 दिनों के बाद ये फैसला आएगा। ये सुबॉक्सन इनकी दवा है जो कि US के अंदर उन्होंने लॉन्च की है, उसकी वजह से आज ये शेयर नीचे है, 2-2.5% ये शेयर अभी नीचे है। हम इसको इस पर मुझे याद है मैंने स्टॉक ऑफ द डे दिया था, लॉन्ग साइड पर भी, और स्टॉक ऑफ द डे दिया शॉर्ट साइड पर भी। जब ये इंडियोर वाला फैसला आया था 2 ही दिन बाद मैंने स्टॉक ऑफ द डे शॉर्ट साइड पर भी दिया था। ये बहुत क्लियर है इसके केस में, और आज जिन लेवल्स पे ट्रेड करना नहीं, ये ठीक नहीं। क्लोजिंग अगर इनके नीचे होती है ना तो ये थोड़ा मामला गड़बड़ हो, क्योंकि 2250 के आसपास डॉक्टर रुक जाता है। लेकिन पॉइंट सिंपल क्या है, सुबोक्सोन जो ये लॉन्च करने वाले थे, इसको समझना पड़ेगा लोगों को कि होता क्या है। US FDA ड्रग रेगुलेटर है, उनका काम है दवा को मंजूर करना, ठीक है। उन्होंने आए, प्लांट देखा, दवा देखी, उन्होंने कहा बस ठीक है, दवा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोग खा सकते हैं, मंजूर, आप बेच सकते हो। अब वो बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, ये उस देश के रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है कि किसी और ने उस दवा का पेटेंट तो नहीं करवा रखा, किसी और कंपनी के पास उस दवा की एक्सक्लूसिविटी तो नहीं है कुछ महीनों के लिए, और वो इंडियोर के पास है, तो इंडियोर ने ऑब्जेक्शन ले लिया। डॉक्टर रेड्डीज ने उसको ऑब्जेक्शन को नज़रअंदाज करते जल्दबाजी की कि हम लॉन्च कर दें, जो कि गलत था। क्योंकि अगर कोर्ट में केस चल रहा है, ये मामला नहीं निपटा है, या तो आप कोर्ट पे दबाव बना रहे हो, या अगर कोर्ट का फैसला आपके विपरीत आ गया तो 3 गुना पेनल्टी भरनी पड़ेगी जितना मुनाफा होना है। इसलिए ये डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक 2375 से लगातार पिट रहा है। और अब ये जो 14 दिन के लिए और मामला लटक गया, अगली सुनवाई में भी फैसला होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कम से कम 14 दिन तक तो आप और लॉन्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टॉक पिट रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स का शेयर डे लो पे, एक डे हाई वाला शेयर भी है जिसपे पॉजिटिव खबर और आई है। वो खबर है हिंडाल्को पे 5,500 करोड़ की विस्तार योजनाओं को पर्यावरण की मंजूरी मिली है। ये फंसी होंगे पर्यावरण में, वहाँ से मंजूरी मिली है, कम नहीं है। 5,500 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्लान हिंडाल्को के हक में है। राकेश जी, जरा हिंडाल्को के चार्ट देखिए और जरा बताइए, ये ठीक है, पॉजिटिव खबर है, स्ट्रक्चर तो खैर मजबूत सुबह से ही है। बिल्कुल डिम्पी, पॉजिटिव खबर है। स्टॉक ने शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक देखें तो एक ब्रेकआउट भी दिखाया है स्टॉक ने। आप देखें तो मॉर्निंग में 227 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया है, और टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। और मुझे लगता है ये रैली जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकती है, किसी ने ले रखा है तो 233 234 के लक्ष्य के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आज दोनों ही चीज़ों में थोड़ा ठहराव है। एक बार रुपए का आप हाल दिखा दें, क्या वापस 69 के आसपास चल रहा है या फिर इसके बेहद थोड़ा ऊपर आ चुका है, मजबूत हुआ है। और एक बार कच्चा तेल भी देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे वापस से ठहराव से तो बन गया है कि यहाँ पे तो बदलाव नहीं है,
यस, आज तो मजबूती है, ये 40 पे से मजबूत होके अब तो बेहद कंफर्टेबल जोन में आया। कल तो 69 को भी क्रॉस कर गया था, आज 68.38 पे है। ये करीब 0.25% तक की मजबूती आज रुपए पे आई है। एक बार क्रूड का भी प्राइस देखना होगा कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा अभी तेज़ी वापस तो नहीं बन रही। नहीं, ब्रेंट क्रूड अभी करीब $0.5% यानी कि $1 की भी तेज़ी नहीं है, ये $78 के आसपास ही है, बल्कि नामेक्स में तो गिरावट ही है। तो कच्चा तेल और रुपया दोनों बड़ी चीज़ें थी, आज तो रुक गया रेल जी। बहुत ही शानदार। नहीं, कच्चा तेल रुका नहीं है, देखो कच्चा तेल $78 के ऊपर है। कच्चा तेल तो तनाव दे रहा है, रुपये देने का मतलब है कि जिस स्पीड से बढ़ा था, जब ईरान वाला बयान आया वो 4% बढ़ा, अब उस तर्ज पे नहीं बढ़े। 4%, 2.5%, अब %0.5% थी, अब सिर्फ %0.5%। रफ्तार कम हो गई, रफ्तार कम हुई है। और ये बात हमने ही आपके सामने सबसे पहले भी रखी थी कि तो ईरान वाली खबर और $75 के आसपास जब शॉर्ट कवरिंग आनी थी, ये भी बात भी हमने सबसे पहले आपके सामने रखी। हमारे तो दोनों तरफ के लेवल बराबर टेस्ट हुए, 73 का नीचे का था, ऊपर का 80.5 का था। यस, बराबर दोनों तरफ, बिल्कुल, आते समय भी और जाते समय भी ट्रेड में कहा जाता है। एक चीज बताइए, ये इक्विटी छोड़ के कमोडिटीज का एनालिसिस करना शुरू कर दे क्या? लग तो रहा है कि ये भी सटीक ही बैठेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। गलतफहमी में कभी नहीं आने का, एक आध बार सही होगी, इसका मतलब ऐसा नहीं हर बार होगा। ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं है, और वो भी कच्चा तेल जैसी चीज जो ट्रम्प साहब डिसाइड करते हैं कि उसका क्या होता है, आप और हम क्या कर लेंगे उसमें, इसलिए गलतफहमी नहीं रखने का। हम ये मजाक ये गलतफहमी है, लेकिन जो फहमी हमारे को है, यानी कि जो बिल्कुल ठीक है, वो है निफ्टी को लेकर रणनीति। सुबह आप कह भी रहे थे कि बाजार के अंदर आज का दिन काफी बेहतर होगा, 10,700 का जश्न मना रहा है। तो कल अगर हो जाता तो शायद जिनके एक्सपायरी पे पैसे लगे कुछ बच जाते, लेकिन आज मार्केट ने कोई बात नहीं, आज 100 अंकों की तेजी दिखा दी निफ्टी पे। सुबह सुबह आपको जो राय दी थी किस लेवल पे दी थी, जरा देखिए। जहाँ खुल रहा वही ले लेना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस होगा 10,590 को। पहला टारगेट रखना है 10,625, दूसरा टारगेट 10,635, तीसरा टारगेट 10,650। निफ्टी 10,650 वो लक्ष्य भी पूरा कर चुका है, और अगर थोड़ी देर यहाँ टिका तो अगला लक्ष्य 10,675 का होगा, लेकिन उसके बाद बहुत लालच न करें, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें। तो इंडेक्स पे लेकर आपकी रणनीति आपको मिली सुबह सुबह, और इसका फायदा, भरपूर फायदा आपको मिला होगा। ठीक है, शुक्रवार के दिन आपको अच्छा मुनाफा होना ही चाहिए, और आपको आज हुआ भी है। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी से देख लेते हैं आज के और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, या फिर ऐसे शेयर्स जो मजबूती बना रहे हैं। उसमें आज गैस के शेयर्स काफ़ी तेज़ हैं। गेल आप देखिए 4.5% ऊपर, ONGC भी 3% ऊपर है। शायद गैस स्टॉक को लेकर कुणाल आपके उसको BTST भी है? बिल्कुल डिम्पी, देखिए समय से पहले BTST है, लेकिन एक ब्रेकआउट इसमें आता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि इन्हीं स्तरों पर बाय करना चाहिए MGL को। मौजूदा स्तरों पर बाय करें MGL। क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर नजर आता है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, बिल्डअप बहुत अच्छा है। मौजूदा भाव 836 के आसपास है, फ्यूचर्स में चल रहा है। इसमें एक स्टॉप लॉस रखें 830 पर। पहला टारगेट होगा 845 का, दूसरा टारगेट होगा 855 का। ओके। और इस बार मैं पिछले वीकेंड जब मुंबई गया था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने भी एक्सपीरियंस की, और मुंबई में सारे लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। मालूम है क्या? प्लास्टिक बैन। हाँ, मतलब एक्चुअली आपको है ना, कोई थैली देता ही नहीं हम। मतलब आपको फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, कोई भी सामान लेना है, या तो आप घर से कुछ लेके जाओ, अपना कपड़े का या ऐसा बैग लेके जाओ, या जो कुछ ना कुछ आपके मजबूत पेपर बैग लेके जाओ, वो हो ही रहा है। और काफ़ी लोग अब पेपर बैग में देने लगे, जूट के बैग्स में लेने देने लगे, तो वो इंटरेस्टिंग दिख रहा है बिल्कुल। तो मतलब लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है इसको लेकर। तो लेकिन इसका फ़ायदा भी हो रहा है। एक तरफ एनवायरनमेंट सही हो रहा है, भाई प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल होगा, रिसाइकिल होता नहीं, बड़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ पेपर कंपनियों को फायदा हो रहा है, उनकी एकदम से डिमांड बढ़ गई है। पेपर की डिमांड बढ़ गई भाई, पेपर की डिमांड बढ़ी है, और मुंबई तो बड़ा मार्केट है। हाँ, बड़ा मार्केट है। और एक और चीज़ है, अगर मुंबई ने ऐसा करके दिखा दिया तो देश के और बड़े महानगरों में भी सरकार ऐसा कर सकती है। एक रोल मॉडल की तरह ये मुंबई हो जाएगा। और आज उसी से जुड़ा हुआ एक पूजा के पास एक बेहतरीन रिसर्च भी है। पूजा बताएं, ये पेपर स्टॉक्स क्या इसी से कनेक्टेड है? जी, महाराष्ट्र में जो बैन हुआ है पिछले काफी समय से ये इन्वेस्टर्स के और तमाम रिपोर्ट्स के रडार पर भी थे ये तमाम कंपनीज, और उनका मानना था कि जब ये डिसीजन इस तरह का निकल कर आया है तो इन तमाम पेपर कंपनीज को भी फायदा होगा, और जो अभी तक नहीं है, इस सेगमेंट को अभी तक टैप नहीं किया है, उनको भी ट्रांजिशन करना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से आगे चल के पैकेज पेपर की डिमांड बढ़ेगी, इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। एक डेटा हम आपको बताते हैं, प्लास्टिक पर बैन के बाद अब माना जा रहा है कि पेपर की मांग में 2 करोड़ टन
ऊपर जाने का अनुमान है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर जेके पेपर को फ़ायदा होगा, क्योंकि जेके पेपर एक तो पल्प बनाती है जिसका कि इस्तेमाल, जो कि रॉ मटेरियल है पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और वो पेपर भी बनाती है जो कि पैकेजिंग में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जेके पेपर फोकस में है। वेस्ट कोस्ट पेपर ये वो कंपनी है जो कि कागज़ के जो कप होते हैं ये वो बनाती है, वेस्ट कोस्ट पेपर, तो इनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा प्लास्टिक बैन से। शेषाशायी पेपर, रुचिरा पेपर्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऐसे पेपर बनाती हैं जिनका कि पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम कंपनियों को फ़ायदा मिलने की बात की जा रही है। इतने समय से कंपनियां चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज क्योंकि मार्केट में जिस तरह की तेज़ी है, इन तमाम कंपनियों में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और देखिए करीब 5 से 6% की मजबूती के साथ ये सारी कंपनियां आज ट्रेड कर रही हैं। तो सारे पेपर स्टॉक्स बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, लगाने भी चाहिए। और वैसे भी इन कंपनियों के थोड़े फंडामेंटल भी सुधर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है और काफ़ी लंबे समय से नई कैपेसिटी आई नहीं थी क्योंकि हालत ख़राब थी इंडस्ट्री की, तो बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। ये चीज़ तो साफ होती हुई दिख रही है। चलिए आइए, एक स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है जहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम वाला एक्शन होता हुआ दिख रहा है डिम्पी, वो है अदानी पोर्ट। अभी ब्लॉक डील ब्लॉक डील एक नहीं 2 हुई है। 1 करोड़ 35 लाख शेयरों की। ओह माय गॉड, 2 करोड़ 70 लाख शेयर तो बहुत होते हैं इसके। 2 करोड़ बिल्कुल, 2 करोड़ 70 लाख शेयरों का एक ब्लॉक डील हुआ 369 रुपये 80 पैसे में, दूसरा हुआ 370 रुपये 5 पैसे में। और ये ब्लॉक डील तो मैं खाली BSE पे देख रहा हूँ, एक मुझे NSE पे भी देख लेने दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि NSE पे भी ब्लॉक्स हुए। वॉल्यूम भारी भरकम है, एक्शन तो हो रहा है। आज सुबह अदानी पोर्ट किसी ने तो रिकमेंड किया था, मुझे याद भी आ रहा है, हाँ, राजेश पालविया, अच्छा, उन्होंने BTST दिया था अदानी पोर्ट। यस, याद आ गया। उन्होंने भारत फोर्ज और अदानी पोर्ट ये दोनों दिया था। तो अदानी पोर्ट है वो स्टॉक जो बेहतरीन मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आइए देख लेते हैं, इस पर राय ले लें एक बार। कुणाल जी तैयार हैं आप? बिल्कुल। 5% बढ़ा हुआ है ओपन इंटरेस्ट, 4.25 लाख शेयर और 2% स्टॉक मजबूत है। लग तो राय चलने को तैयार है। बिल्कुल तैयार है। नहीं, मुझे लगता है कि ये मौजूदा स्तरों पर ही बाय करना चाहिए। एक अड़चन मुझे 375 पे नजर आती है। 375 पार हुआ तो फिर सीधा 382 384 के लेवल्स आएंगे। 375 के इंट्राडे टारगेट से मुझे लगता है बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 366 पर रखना। आइए आपको बता दें, सुबह राजेश पालविया ने BTST के तौर पर जो आपको राय दी थी इसे खरीदने की, वो कितनी सही और सटीक साबित हुई। 368 रुपये का उनका पहला टारगेट हासिल हो चुका है। 372 आई डोंट नो उन्होंने कैश के टारगेट देते हैं फ्यूचर के, अगर फ्यूचर का दिया तो कैश का दिया तो 1 रुपया अभी भी नीचे, बट अदरवाइज टारगेट्स हासिल हुए हैं उनके, ये अच्छा कहा जाएगा। तो पहला टारगेट राजेश का हासिल है, सिल लग गई है। बिल्कुल, तो पहला टारगेट यहाँ पे हुआ अदानी पोर्ट से पूरा। वैसे भी अदानी ग्रुप के शेयर मार्केट की तेजी के साथ चलते हैं और आज 2 बड़ी ब्लॉक डील वाले शेयर बने, एक तो अदानी पोर्ट्स अभी और सुबह महिंद्रा CI, दोनों के अंदर अच्छी तेजी है। ये शेयर भी करीब 2% ऊपर आ चुका है, तो टारगेट हिट भी हुआ, खबर भी आपके सामने। लेकिन अब देखते हैं जरा कम्युनिटीज मार्केट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, इस समय की सिचुएशन क्या है। मृत्युंजय बताएं, क्रूड को लेकर अभी तो $78 के आसपास चल रहा है, क्या किया जाए, क्या सोच है, क्या ट्रेडर्स कह रहे हैं? बिल्कुल डिम्पी, आपने सवाल सही किया है। और अभी अभी ब्रेंट ने MCX और WTI क्रूड का साथ छोड़ दिया है। साथ छोड़ने का मतलब ये है कि MCX और WTI क्रूड दबाव में है, लेकिन ब्रेंट एक बार फिर से तेजी के मूड में आ गया है और $78 प्रति बैरल के ऊपर ब्रेंट में ट्रेड हो रहा है। अब देखिए स्क्रीन पर आपके भाव यहाँ पर है, $78.26 प्रति औंस के आसपास है ब्रेंट का भाव, जबकि WTI क्रूड, नाइमेक्स क्रूड यहाँ पर दबाव में ट्रेड कर रहा है, $73 के करीब है। तो कच्चे तेल में लगातार तेजी का सिलसिला जारी है और ऐसे में क्या 5000 के ऊपर कच्चे तेल में MCX पर बाइंग का मौका बना हुआ है, ये बताने के लिए हमारे साथ रविंद्र वी राव हैं, आनंद राठी कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, क्या लगता है आपको, क्या जो ब्रेंट में हम एक तेजी देख रहे हैं, धीरे धीरे MCX क्रूड भी इस तेजी को फॉलो करेगा और बाइंग का मौका आपको दिख रहा है? मृत्युंजय, मुझे लगता है कि ये जो ब्रेंट और क्रूड के बीच में जो स्प्रेड था वो थोड़ा सा नैरो हुआ था और अभी फिर से थोड़ा सा उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो उस वजह से हमें ब्रेंट में एक अपमूव दिख रहा है और WTI में थोड़ा सा एक फॉल दिख रहा है।
मुझे लगता है कि MCX पर जो क्रूड है वो दैट फॉलोज WTI क्रूड, तो मेरे हिसाब से MCX के जो प्राइसेस है वो हो सकता है कि थोड़ा सा एक करेक्टिव मोड में आए, क्योंकि थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है मार्केट और हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन आए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 4960 4970 तक एक बार प्राइसेस आ सकते हैं। तो आई थिंक अगर उछाला मिलता है टुवर्ड्स 4040-50 के आसपास तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 4970। ओके, ठीक है। लेकिन गोल्ड की कीमतों में आज गिरावट बढ़ गई है और MCX पर गोल्ड का भाव अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो 30,400 रुपये के नीचे है, 100 रुपये से ज़्यादा की कमज़ोरी है। क्या आज के कारोबार में गोल्ड के दाम और घटने वाले हैं, सोना और सस्ता होने वाला है? मृत्युंजय, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने जैसी है कि MCX पर ऑलमोस्ट 0.5% गोल्ड गिरा है, लेकिन अगर इंटरनेशनल देखें तो इंटरनेशनल में हल्की सी पॉजिटिवनेस है। ये क्योंकि रुपए में हमने आज एक अप्रिसिएशन का मोड देखा था और इस वजह से MCX पर गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ रहा है। बट इंटरनेशनल में 1248 1247 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है कि एक बार 1256 से 1258 तक प्राइसेस एक बार बाउंस बैक दे। तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अराउंड 30,300 के आसपास, क्योंकि रुपये में और थोड़ा सा एक अप्रिसिएशन आने का चांसेस है। सो आई थिंक 30,280 300 के आसपास आता है तो एक बार बाइंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, आखिरी सवाल आपसे ग्वार को लेकर। हालांकि मानसून तय समय से 15 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर सकता है, रफ्तार ठीक हुई है, लेकिन उसके बाद भी ग्वार में तेजी है। क्या वजह है इसकी और ये तेजी कितनी टिकाऊ है? ग्वार में मृत्युंजय मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं तो उससे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है और उसी वजह से हमें ग्वार के प्राइसेस थोड़े से पॉजिटिव जोन में लग रहे हैं। हो सकता है कि 3,900 तक भी आए प्राइसेस। सो आई थिंक अगर डिप मिलता है तो ग्वार में एक बाइंग स्ट्रेटेजी ही रखनी चाहिए 3,900 के टारगेट के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं ग्वार में बाइंग का ही मौका अभी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, बताने के लिए कि दोपहर के कारोबार में कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है और इस एक्शन के आधार पर किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा। तो 2:30 बज गए टीपी और बिल्कुल मेरे डेटा तैयार हैं। हाँ, डेटा तैयार हैं, तो इसी से शुरू करें फिर। जैसा आप बोलो। ठीक है, तो इसी से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज ऑटो एंसिलरीज पे भी हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा, एक साइड थोड़ा चलने लगा है। लेकिन पहले निफ्टी पे राय ले लें। हाँ चलिए, ठीक है। तो आप निफ्टी के बारे में हमको जरा बताइए कि इस समय डाटा क्या कह रहा है, क्योंकि आज सीरीज का पहला दिन अच्छा मूव तो है, लेकिन एक क्वेश्चन जो सारे निवेशक पूछना चाहेंगे, मेरा भी है, क्या इस मूव पे ट्रस्ट करें कि नहीं करें, विश्वास करें कि नहीं करें? देखिए, मूव तो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं, भरोसा न रखूं तो उसके लिए अगर आपको 10,700 10,710 के ऊपर का क्लोज मिल जाए तब तो किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर कट है। एक बार आप मुझे यूरोप दिखा देंगे? हाँ बिल्कुल दिखा देता हूं। आज यूरोप की ओपनिंग बहुत शानदार हुई थी। 1% बाजार ऊपर खोले और अभी 1.5% हो चुके हैं और डेक्स फुटसी थोड़ा कमजोर खुला था, लेकिन अब ये भी 0.25% ऊपर है। और डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए। डाउ फ्यूचर्स भी एक बार दिखाते हैं। हालांकि कल की तो रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग थी, आज फिर से यहाँ पे तेजी है। माहौल ठीक है, परफेक्ट माहौल ठीक है और रुपया भी रुक गया, कमजोरी भी रुक गया। अब आपको करना क्या है, आपको 10,700 या 10,710, आज का 10,709 हाई है, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती तो कल निसंकोच आप खरीदारी करके जाएं। ठीक है, पहली बात। बचे हुए समय में क्या करना है, 1 घंटे में 10,700 बेहद अहमियत वाला लेवल है डिम्पी। क्यों है? क्योंकि 10,700 के पुट पे 20 लाख शेयर हैं इस वक्त ओपन और कॉल्स में 26 लाख शेयर है, तो लगभग बराबरी का मान सकते हैं। थोड़े से कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है ना। ऐसी सिचुएशन में 10,710 के ऊपर आप टिके तो 10,725 10,740 आज ही मिल जाएगा आपको। ओके, 15 से 25 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे। इस बार 10,700 के पार निकल कर टिक गए आपको तो 10,735 आज का लक्ष्य बन सकता है। ठीक है, ज्यादा सेफ रहना है तो 10,710 के ऊपर खरीदो और अदरवाइज 10,700 भी टिक जाए, थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि अगर रुकना है बाजार को तो रुकने के लिए भी ये लेवल परफेक्ट है। लेकिन रुकने का मतलब एक बहुत क्लियर कर दूं, रुकने का मतलब ये नहीं कि टूटना है। ये बाजार टूटेगा नहीं अब आज। आप ये निश्चित मान के चलो क्लोजिंग आपको अच्छी मिलेगी। 10,675 10,670 के नीचे की क्लोजिंग मिलने वाली नहीं है, तो 10-20 पॉइंट की रिस्क के लिए शॉर्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। डिप में प्लस कर ले। हाँ एकदम सही। तो या तो 10,700 के ऊपर टिक जाए तब खरीद लीजिए या 10,675 आए तब खरीदिए।
ठीक। लेकिन खरीद नहीं है, पॉइंट बहुत क्लियर है इसमें। और निफ्टी में मजबूती है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 10,700 के ऊपर की मिले तो बेहतर है, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बैंक निफ्टी में क्या करें? वापस से 26,500 के ऊपर आ रहा है ना। बैंक निफ्टी कमजोर है, अच्छा निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी कमजोर है। सुबह जो हम बात कर रहे थे कि लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी तेजी की और निफ्टी से का, वो चीज रिवर्स हो गई है। वो सुबह फर्स्ट हाफ में हुआ, आप देखिए पहले 1 घंटे में क्या हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखिए। पहले बैंक निफ्टी चला, मिड सेशन से लीडरशिप निफ्टी ने ले लिए। बैंक निफ्टी में फ्रेश तेजी आपको तभी करनी चाहिए जब 26,500 के पार निकले। आज सुबह हमारा लेवल 26,500 था कि 26,500 को क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है। और आप देखिए आज का हाई है 26,465। तो मेरा ये मानना है बचे हुए समय के लिए 26,400 ये वो लेवल है जहां पर पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट की बराबरी ओपन पोजीशन खड़ी है। मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी में आपको अगर ट्रेड लेना है तो 26,300 के आसपास खरीदारी का करना चाहिए। 26,250 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या अगर अभी खरीदते हैं 26,350 के आसपास तो आज का लो जो है 26,290 वो स्टॉप लॉस होना चाहिए 26,450 तक के टारगेट के लिए। तो सिंपल है, अगर दोनों में से एक लेना है निफ्टी लेना है, अगर पेयर ट्रेड करना है तो निफ्टी खरीदना है, बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है। और अगर खाली बैंक निफ्टी खरीदना है तो थोड़ा नीचे खरीदेंगे 26,325 के आसपास तो अच्छा है। ठीक है, 26,300 के आसपास खरीदो, 26,250 स्टॉप लॉस लगा दो। 250 का स्टॉप लॉस, 325 के आसपास लेना है, 400 आपका टारगेट है। ये बहुत साफ स्ट्रेटजी आपके सामने निफ्टी बैंक को लेकर। हालांकि डिस्काउंट चल रहा है और ये बात क्लियरली दिख रही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको जो फर्क है ये साफ आपके सामने चल रहा है। वो सुबह हम बात कर भी रहे थे, देखिए टीम पे सीरीज की शुरुआत में डिस्काउंट बैंक निफ्टी 87 पॉइंट डिस्काउंट पे क्यों होना चाहिए? तो मजा किसको आया है? जिन लोगों ने कल तेजी की पोजीशन रोल ओवर की है। एक तो 87 पॉइंट 80-90-100 पॉइंट उनको वैसे मिल गए, प्लस में आ गए। अब आप देखिए आज कैश कितना बढ़ा हुआ है और फ्यूचर कितना बढ़ा हुआ है। देखिए निफ्टी कैश में बढ़ा हुआ है, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट, और फ्यूचर लाइए आपको पता चलेगा। एक बार बैंक निफ्टी का फ्यूचर दिखाइए तब आपको पता चलेगा कि फर्क कितना है। ये कैश में देखिए 55 पॉइंट बढ़ा हुआ है अभी, राइट, और फ्यूचर में देखिए कितना बढ़ा हुआ है, आधा % मत दिखे 110 पॉइंट। इससे पता चलता है कि डिस्काउंट कितना कम हुआ है ना। तो ये इम्पोर्टेंट। हाँ, और एक चीज और जो हो सकती है दोनों इंडेक्स में एक साथ, उस पर भी नजर रखनी चाहिए, और वो ये कि निफ्टी 10,700 को क्रॉस करे और बैंक निफ्टी 26,400 को फिर से क्रॉस करे, और ये दोनों एक साथ और 3-5 मिनट वहां पर रुक जाए तो दोनों ले लीजिए फिर। ओके, दोनों में बढ़े, निफ्टी 25 पॉइंट दे जाएगा, बैंक निफ्टी आपको 50 से 75 पॉइंट दे जाएगा, लेकिन 10,700 के ऊपर और 26,400 के ऊपर। ठीक है, 26,400 के ऊपर, उसका होगा 10,710 के ऊपर। अगर आपको मिल आज ही हो जाएगा, ये आज ही हो जाएंगे। ये दोनों लेवल से दोनों पॉइंट मिल सकते हैं। नहीं तो निफ्टी के अंदर अगर आप वेट करके भी लेंगे, वो भी स्ट्रेटजी भी आपके सामने कि आपको 675 के आसपास मिलता है, तब भी आप इसमें ले सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर अब शायद आपके मन में डाउट नहीं होगा, और जो मेरा प्रश्न था, जो आपका भी था कि ट्रस्ट करें ना करें, कम से कम वो भी काफी हद तक उसका भी जवाब आपको मिल गया है। बिल्कुल किया जा सकता है इस पर ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर देखते हैं जहां पर अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। इसमें एक और शेयर भी है, वो है बजाज ऑटो। सेल्स के क्योंकि नंबर आने हैं, इसलिए पहले मैं ऑटो पे ही जरा फोकस कर रहा हूँ। बजाज ऑटो के अंदर आज मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुणाल जी, बजाज ऑटो का ये जो आज की मूवमेंट आई है, ये इसको ले सकते हैं 1 तारीख तक रखें, यानी कि मंडे तक रखें? देखिए रखना चाहिए डिम्पी। मुझे लगता है कि 2900 की तरफ ये बढ़ रहा है, यानी कि 100 पॉइंट की और गुंजाइश मुझे दिखती है ऊपर की ओर। तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है, और कल हमने देखा था कि एक सपोर्ट के आसपास बंद हुआ था, आज उसमें बाउंस आता दिख रहा है। तो मुझे लगता है 2900 तक का एक मोमेंटम बनेगा, और अभी डे हाई पे ट्रेड हो रहा है, तो मोमेंटम बहुत अच्छा है अभी मौजूदा स्तर। ठीक है, इस बीच विजय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बाजार ने फर्स्ट डे ही सीरीज के काफी शानदार मूव दिखाया, ट्रस्टवर्दी भी लग रहा है, विश्वास भी किया जा सकता है, लेकिन सेक्टर के हिसाब से कहां पे विश्वास करें? अभी भी खपत वाली थीम के साथ ही चले, जिसमें लिकर भी है, जिसमें हमारे पास कुछ हद तक एफएमसीजी कंपनीज भी हैं। कि ये रैली कितनी लंबी चलेगी इस पर ज़रूर मेरे थोड़ा शक है, और पहले मार्केट को डिसाइसिवली 10,750 780 के ऊपर ट्रेड करना होगा, इससे पहले कि हम ये व्यू बनाएं कि तेज़ी हो गई। इसमें मुझे कुछ सेक्टर्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं,
चुनिंदा सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी में कुछ स्टॉक्स हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं, टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो टाटा स्टील है, जिंदल है, इसमें कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है। आज फार्मा थोड़ा पिटा हुआ है क्योंकि बाकी सब चल रहे हैं और सब में शॉर्ट कवरिंग है। फार्मा में क्योंकि शॉर्ट्स थे नहीं तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल नहीं रही, बट मुझे लगता है फार्मा भी एक अच्छा डिपेंडेबल सेक्टर है और फार्मा पर भी लॉन्ग टर्म में बेट्स लगाई जा सकती हैं। तो कुछ एक चीज़ें हैं डिम्पी जो हमारी नज़र में है। नाल्को बहुत अच्छा लग रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम काफ़ी गिरावट हुई है, 80-85 के भाव से लगभग 58-59 तक गया था, तो आज इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आपको ये 70-72 के स्तर पर देखे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ एक सेक्टर्स हैं, पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस है, वहाँ पे रहें और राइड द टाइड। बहुत एक्सट्रीमली लॉन्ग रहने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉफिट्स भी आते हैं तो उसको बुक करना भी टाइमली बहुत ज़रूरी है। एक और मैं सेक्टर बोलना चाहूँगा, पेट्रोनेट, आईजीएल जैसे स्टॉक्स जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हैं, उनमें भी कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक कि ये सब मेरे कुछ मिले जुले रिकमेंडेशंस हैं जिन पे काम किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए गैस स्टॉक्स पर आए, लेकिन ऑटो सेक्टर भी रहेगा रफ्तार में, और आज भी रफ्तार दी है और सोमवार को भी देखना होगा कि क्या यही रफ्तार बरकरार रह पाती है, क्योंकि जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं सोमवार को, मंगलवार को। संदीप हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए कि किस तरह के रह सकते हैं ये आंकड़े। संदीप बताइए। रफ्तार में तो रहेंगे जून ऑटो बिक्री के आंकड़े, लेकिन हो सकता है कि जो टॉप गियर में गाड़ी चल रही थी पिछले 1-2 महीने से, हो सकता है चौथे या तीसरे गियर में आ जाए। थोड़ी सी जो तेजी है, जो ग्रोथ रेट है, उसमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि ग्रामीण इलाकों की जो ग्रोथ है इस बार उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। शहरी इलाकों में अब भी अगर आप देखिए मजबूती काफी ज्यादा है। ये जो ग्रामीण इलाकों में कमी आ रही है ग्रोथ में, उसमें अगर आप देखिए तो पहली बात तो यही है कि जो कम कृषि आय, जो किसानों की आय है वो थोड़ी कम रही है। वैसे भी जो मानसून है वो अगर आप देखिए उसमें थोड़ी सी देरी देखने को मिली है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं सेल्स में डिले के तौर पे जो देरी हो रही है खरीदारी में, उसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। टू व्हीलर बिक्री ग्रोथ जो कि हम मानते थे कि 10 से 11% एवरेज रहती है, वो घटकर 7 से 9% के आसपास देखने को मिल सकती है। खासतौर पे गुजरात, राजस्थान, यूपी जैसी जो स्टेट्स हैं वहां पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। और जो सीवी बिक्री की जहां तक बात है तो कुछ नए नियम आ सकते हैं। आपको याद होगा अधिकतम जो मैक्सिमम जो एक्सेल लोड है उसकी कुछ दरें बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसी खबरें थी, तो उस वजह से सीवी बिक्री में भी थोड़ी सी जो कमी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी ओवरऑल अगर आप देखें, खासतौर पे जो कंपनियां अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करेंगी उसमें मारुति के नंबर्स आप देखिए 42% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिल सकती है। इनकी ग्रामीण ग्रोथ थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन शहरी इलाकों में जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ब्रेजा, बलेनो जैसी गाड़ियों पे अब भी वेटिंग पीरियड चल रहा है। एमएनएम की ग्रोथ 15% के आसपास की आएगी। टाटा मोटर्स भी देखिए, इनकी जो सीवी बिक्री है वो बेस छोटा है, उस वजह से इस बार 43% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। केवल अशोक लीलैंड है जहां पे नंबर्स में हो सकता है कि 11% के आसपास की बढ़त देखने को मिले। ये तो रही 4 व्हीलर और सीवी बिक्री की बात। अगर आप 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात करें तो हीरो मोटो इस बार हो सकता है 9% के आसपास की बढ़त दर्ज करे। बजाज ऑटो के नंबर्स देखिए, ये सरप्राइज कर सकते हैं, 56% के आसपास की बढ़त का अनुमान है। देखिए इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो इन्होंने CT 100 लॉन्च करी थी, वहां पे अगर आप देखिए रिस्पांस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और इनकी जो पल्सर 150cc है वहां पे इन्होंने कुछ कीमतों में कमी करी है, तो उसके बाद जो डिमांड है वो शूट अप करती हुई देखिए, तो इस बार हो सकता है नंबर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिले। टीवीएस मोटर इस पूरे स्पेस में अगर आप देखिए 11% के आसपास की बढ़त क्लॉक करेगा। और रॉयल एनफील्ड की जहां तक बात है तो उन्होंने थंडरबर्ड X करके एक लॉन्च करी थी गाड़ी, वहां पे अब भी करीब 1.5 से 2 महीने के आसपास का वेटिंग पीरियड है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ करीब 21% के आसपास की आ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए ग्रोथ इस बार भी जारी रहेगी, रफ्तार में है ऑटो सेक्टर, लेकिन थोड़ी सी कमी हो सकती है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो तेजी तो रहनी चाहिए, लेकिन देखते हैं, धीमे भी आए आंकड़े, लेकिन उम्मीद तो है कि धीमे रहेंगे। कोई बढ़िया दिख रहा है सर? और बंसल जी वो बता दो, टाटा मोटर लेने का टाइम है? नहीं अनिल जी, थोड़ा सा यहाँ पर विचार बदल रहा है। जिस तरीके से ऊपर से अनिल जी 2 दिनों में रेट ऑफ चेंज हुआ है। इनफैक्ट उस दिन आप शो पे नहीं थे, डिम्पी के साथ हमने डिस्कस किया था और बोला था कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अच्छा। नीचे में जो सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट में अनिल जी चार्ट तो प्राइस के साथ साथ बनता है। जब हमने लिया था तब सीन अलग था, और जिस तरीके से ऊपर से अब इसमें एक फास्ट रेट ऑफ चेंज के साथ गिरा है स्टॉक, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। किस भाव के ऊपर वापस निकलेगा तब खरीदोगे आप? देखिए अनिल जी, अभी तो थोड़ा सा सब मामला डामाडोल हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, कोई भाव से ऐसा थोड़ी है। मनसा जी बताओ। नहीं, अभी कोई भाव ऐसा नजर नहीं आ रहा। अभी तो 270 का भाव बचेगा नहीं बचेगा, इस पर डाउट हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या लेवल के ऊपर की क्लोजिंग चाहते हो? चलो ये बताओ कि आपको मामला बचा रहे
कि वीकली क्लोजिंग आपको इसके नीचे नहीं चाहिए, कुछ तो बोलो। नहीं बोल रहा हूँ अनिल जी, बोल रहा हूँ। आपकी ख्वाहिश क्या है? देखिए अनिल जी, मेरी ख्वाहिश है कि स्टॉक ये ऊपर में 273 के ऊपर निकल जाए तो मामला ठीक है, हो जाएगा। हो जाए तो मामला अनिल जी खरीदना चाहिए, तो बहुत बड़ा शेकआउट है अगर ये ऊपर निकलता है। इतना डरते क्यों? आपने इतना बड़ा चार्ट वो कौन सा उल्टा करके देखा था इसी का? हाँ, उल्टा करके रिवर्स। तभी तो मुझे याद है, आपने उल्टा करके देखा तब से मुझे याद है। देखो आदमी नॉर्मल चीज करते रहते तो याद नहीं रहता, जैसे नॉर्मल चीज हुई तो याद नहीं। आइए आशीष चतुर्वेदी जी को शामिल करते हैं कार्यक्रम में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, पहले तो ये जुलाई सीरीज आज से जो शुरू हुई है, इसके लिए निफ्टी का आपका क्या विचार है, इस पर जरा बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए थोड़ी सी वोलेटाइल लास्ट वीक की हमें एक्सपायरी देखने को मिली, बट अभी भी कहीं ना कहीं एक होप हो सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है कि कल जब 10,700 टूटा तो वो एक्सपायरी के दिन टूटा, और साथ ही साथ दूसरे भी कुछ फैक्टर्स मार्केट के अंदर में थे, जैसे कि इनिशियल मार्जिन का जो एक्सपोजर था वो जुलाई सीरीज में बढ़ना था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ बाजार के अंदर में देखने को मिला। बट आज मुझे लगता है कि जिस तरह से बाजार का एक एडवांस डिक्लाइन फेवर कर रहा है और वापस से बाजार कहीं ना कहीं 10,700 के आसपास आके टिका हुआ है, तो मैं ये मानता हूं कि 10,550 560 बहुत अहम एक सपोर्ट लेवल रहेंगे, और जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहे हैं तब तक हो सकता है शायद निफ्टी वापस 10,750 10,800 के रेजिस्टेंस जोन को छूने की कोशिश करेगा। अगेन 10,800 बहुत एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो ब्रॉडली मेरा ये मानना है कि 10,600 से 10,800 कहीं ना कहीं बाजार की एक रेंज आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है, और अभी हम उस रेंज के बिल्कुल मिडिल में है। अगर से थोड़ा भी डिप आता है 10,620 630 तक का, तो वहां पर पे 10,550 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन ही मैं रिकमेंड करूंगा। ये तो होगी इंडेक्स पे राय, लेकिन एक शेयर आप अच्छी तरह से ट्रैक भी करते हैं, वो है कंटेनर कॉरपोरेशन। आज फिर से तेज हुआ है एक्सपायरी के बाद, ये 6% आज ऊपर है, ऑलमोस्ट डे हाई पे। जरा आशीष इसके बारे में भी राय दीजिए, इसमें क्या करना है? देखिए इसमें एक अच्छी बात यह हुई है कि अगर से आप वीकली चार्ट्स इसके मैं देखता हूं, तो पहली बात तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन 600 रुपए के आसपास इसके अंदर हुआ है। दूसरा, अगर से आप आज का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो करीब करीब 4-4.5% का ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी के पहले दिन में हमें देखने को मिला है, और जुलाई सीरीज की शुरुआत ही काफी अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ शुरू हुई है। तो जब भी इस तरह का एक ट्रेंड बनता है जो इमीडिएट लोज रहते हैं, जैसे कि अब इसके केस में 610 एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल इस स्टॉक के लिए बन चुका है। लेने के लिए मैं समझता हूं थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 635 के आसपास अगर से आपको मिलता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। ऊपर में 670 680 की जगह कंटेनर कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेगी। और आज बहुत सारे पीएसयू जो स्टॉक है, जैसे कि पेट्रोनेट है, आईजीएल है, इन सब स्टॉक्स में हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड ही कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर में बना रहेगा। ओके, तो ये है कॉनकॉर। इस बीच बंसल जी बीटीएसटी करना, आइए बीटीएसटी आइए बंसल जी का बीटीएसटी। अब तो बाय कॉल ही आएगा। बाय कॉल बताइए। बाटा इंडिया, वाह, मौजूदा स्तर 854, इसको खरीदने की राय रहेगी। 843 स्टॉप लॉस है। स्टॉक ने एक अनचार्टेड टेरिटरी में एक ब्रेकआउट दिया है। 860 पहला टारगेट है, 868 दूसरा टारगेट है। बाटा इंडिया 854 में लेना है, 843 का स्टॉप लॉस लगाना है, 860 का पहला वाला टारगेट छोटा है, स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है। 11 रुपये का स्टॉप लॉस है, बंसल जी टारगेट 6 रुपये, बहुत ना इंसाफी है। दूसरा टारगेट 868 है। दूसरे वाले को पहला कर दूं? नहीं अनिल जी, तो बहुत ज़्यादा ना इंसाफी हो जाएगी। अच्छा, वो ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा रीजनेबल दो बंसल। देखो ऐसा है ना, आपका 854 वाला 10-15 आधे घंटे में स्टॉप लॉस ऊपर कर दूंगा। हाँ वो ठीक है, फिर तो ठीक है। हाँ नहीं तो क्या 3 रुपए तो आपके बोलने में ऐसे ही वो लोग जब तक स्टॉप लॉस 844 1 रुपए से तो बढ़ा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। ठीक है चलिए 844 थोड़ा रीजनेबल लगना चाहिए ना। नहीं ठीक है। कुणाल जी क्या बात है, बड़ी सुस्ती है आपके? कोई बात नहीं, देख रहा हूँ। हाँ नहीं आराम से, जब आए तभी देना, ऐसा कोई जबरदस्ती मत देना कॉल, और जब आराम से शांति से। लेकिन तब तक मैं एक काम करता हूँ, आशीष जी को मुझे वो बैंक निफ्टी का भी पूछना था। निफ्टी का तो आपने बता दिया, आशीष जी बैंक निफ्टी का भी बताइए, जुलाई सीरीज के लिए आउटलुक और तेजी करनी चाहिए।
देखिए अनिल जी, अगर से मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखता हूं, जो HDFC, कोटक, इंडसइंड, जिनका कंट्रीब्यूशन काफी है बैंक निफ्टी के अंदर, वहां पे कोई अभी साइन नहीं है वीकनेस का। तो मेरे हिसाब से तो जब तक बैंक निफ्टी 26,200 के लेवल को नहीं ब्रेक करता तब तक कोई बहुत ज्यादा वीकनेस के साइन नहीं है। अब जहां तक के मोमेंटम का सवाल है, तो मोमेंटम शुरू होगा 26,390, 26,400 के ऊपर। तब आप एक कन्विक्शन कॉल ले सकते हैं कि 26,400 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगा तब 26,600 से 26,700 तक की जगह बैंक निफ्टी में बनती हुई नजर आएगी। तो मैं समझता हूं थोड़ा सा 30-40 पॉइंट और वेट कर लीजिए। 26,390 के ऊपर आप बाय करते तो एक अच्छा ट्रेड साबित होगा, और उस समय पे आप सिर्फ 26,300 का स्टॉप लॉस लगाकर भी बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये हुई बैंक निफ्टी पे भी राय। लेकिन एक शेयर जो अच्छा चल रहा है, 5% ऊपर भी है, शायद आगे भी चले हुए है, मैग्मा फिनकॉर्प। एक बार आप देखें कुणाल के चार्ट, ये एक पुल बैक का सौदा है, पिछले 5 दिन से कमजोर, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है और सभी एवरेजेस के ऊपर भी है। जरा बताएं इसमें क्या करना है। देखिए चार्ट तो ठीक ठाक है डिम्पी, और अगर आप इसको रिलेटिवली देखें बाकी सारी NBFCs के मुकाबले, तो आप देखते हैं कि इसमें उस तरह की गिरावट नहीं आई जिस तरह के बाकी स्टॉक्स में हमने आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि 155 पर एक मजबूत सपोर्ट है, वहीं से बाउंस आते हुए देख रहे हैं। अगर ये 175 को निकाल जाता है तो फिर सीधा 190 के भाव आएंगे। तो मुझे लगता है कि 175 के ऊपर अग्रेसिवली बाय करना चाहिए। इन स्तरों पर भी जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, 155 का रखें स्टॉप लॉस। ठीक है, वैसे भी शेयर के अंदर बहुत लंबा कंसोलिडेशन, अगर इसका आप ईयरली चार्ट भी देखेंगे तो 150 के नीचे नहीं, तो 170, 175 के ऊपर भी नहीं है, लेकिन अब ये शायद 170 के ऊपर जाने की तैयारी करने में है, दिख रहा है। मैग्मा फिनकॉर्प, इस पर जरूर ध्यान रखिए। लेकिन क्लीन फ्यूल को लेकर एक बड़ी बात महाराष्ट्र के CM ने रखी है। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल में अब CNG का फायदा होगा, CNG पे इसको कर दिया जाए, जिससे कि न केवल मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में उनकी योजना है। एक बार संदीप ग्रोवर से ये समझ लेते हैं, अगर महाराष्ट्र के CM ये बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी कंपनी फायदे वाली है, बताएं संदीप। देखिए डिम्पी, ये जो आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बात कही है उसमें वो पूरा महाराष्ट्र तो कवर करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में वो कह रहे हैं कि 5 बड़े जो इनके महानगर हैं, जिसमें आप मुंबई की बात कीजिए, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, ये कुछ पहले 5 सिटीज हैं जहां पे वो पहले इस चीज को उतारना चाहते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में इसको लागू कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब वो क्लीन फ्यूल की बात करें तो शायद वो CNG की ओर इशारा कर रहे हैं। तो अगर आप इसको शेयर मार्केट से या तो फिर मुनाफे से जोड़ने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात तो ये कि CNG इंजन चाहिए होंगे। वो कौन बनाता है? वो ग्रीव्स कॉटन बनाता है, और डिम्पी आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, आज आपने उसे कवर किया ही था। ये शेयर चलता क्यों नहीं है उसमें। ये 3 व्हीलर 4 व्हीलर सेगमेंट के लिए CNG डीजल इंजन बनाती है, और इनफैक्ट हर मिनट ये इंजन बनाती है एक। तो उस लिहाज से अगर ये महाराष्ट्र में भी लागू हो जाता है तो हो सकता है 1 मिनट में फिर 2 इंजन भी बनाना शुरू कर दे। इसके अलावा फिर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज है, महानगर गैस सबसे पहला नाम है जो कि मुंबई में ऑपरेट करती है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो कारोबार है और बढ़ता हुआ दिखे। करीब 3.25 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो जिनके लिए CNG सप्लाई करती है, तो इनके लिए भी हो सकता है कि जो कारोबार है उसमें वृद्धि होती हुई दिखे। पूरे महाराष्ट्र में अपना डिस्ट्रीब्यूशन ये बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ गुजरात गैस, छोटा कारोबार इनका भी महाराष्ट्र में, इनके लिए भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है कारोबार में। CNG गाड़ियां भी जाहिर सी बात है फिर लगेंगी, कुछ गाड़ियां कन्वर्ट होंगी, कुछ नहीं भी लगेंगी। तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, यही 2 नाम हैं जो कि CNG गाड़ियां सप्लाई करते हुए दिखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इनको भी फायदा होता हुआ दिखेगा। CNG किट लगेंगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए पाइप्स का जो इस्तेमाल है वो वेल्सपन, कॉब, महाराष्ट्र सीमलेस जैसी जो कंपनीज हैं वो सप्लाई करती हैं। तो इन पाइप्स की कंपनी जो है उनके लिए भी ऑर्डर में इजाफा होता हुआ दिखेगा, इन पे भी आप नजर रख सकते हैं। और जो महानगर गैस अपने जो पंप्स है वो बढ़ाएगी, तो जाहिर सी बात है फिर जो पंप लगाने वाली कंपनी जो सेटअप करके देती हैं उसमें एक नाम है जिससे शायद आप काफी हैरान होंगे, आप कम सुनने को मिलता है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक। ये कंपनी है जो कि एयर कंप्रेसर सप्लाई करती है और सेटअप करने में मदद करती है। तो इसके लिए भी हो सकता है आने वाले समय में जो इजाफा है कारोबार में वो आता हो दिखे। और आखिर CNG तो चाहिए, उसके लिए पेट्रोनेट LNG सबसे बड़ा इंपोर्टर है देश में CNG का, नेचुरल गैस का। और उसके साथ साथ गेल का भी अगर आप देखें, अब US से जो कारोबार है वो शुरू होने लगा है। तो पेट्रोनेट LNG और गेल, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में चूंकि इंपोर्ट होती है ज्यादातर नेचुरल गैस, ये इंपोर्ट करने का कारोबार करती हैं, तो इनके फॉर्च्यून्स में भी बदलाव हो सकता है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उन्होंने तो कहा कि वो क्लीन फ्यूल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे 6 सेगमेंट्स हैं जिनके कारोबार में काफी इजाफा हो सकता है। वाह क्या बात है, क्लीन फ्यूल होगा तो मुंबई में पोल्यूशन कम रहेगा, पोल्यूशन कम और शेयरों में तेजी होगी। शेयरों में तेजी ये ग्रीव्स कॉटन में आप क्या बता रहे थे संदीप, 1 मिनट में 2 इंजन बनेंगे, मतलब
ये डिम्पी ने सुबह अनिल जी आपको याद होगा तो इन्होंने कवर किया था, ये कह रहे थे कि ये शेयर चलता क्यों नहीं, उसमें इन्होंने कवर किया था और ये कह रहे थे कि ये 1 मिनट में 1 इंजन बनाने वाली कंपनी, इनकी उत्पादन क्षमता इतनी ज्यादा है, तो अगर महाराष्ट्र में डिमांड आने लगी तो फिर तो यही कह सकते हैं कि हो सकता है 2 इंजन बनने लगे 1 मिनट में। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मैं भी अनिल जी, संदीप जी से पूछना चाहूंगा। पूछ लो, जवाब दे पाए तो। संदीप जी, आपने 1 मिनट में 2 इंजन की बात करी, ये कहीं सुबह जो अनिल जी ने आपसे पूछा था कि ये 1 BHEL का टारगेट है कि 2 BHEL का टारगेट है, उससे प्रभावित होकर तो आपने नहीं बोला है। ये डिम्पी ने लगता है वहीं से क्यों लिया बंसल जी। ये सारी बात हमारे पास नहीं, बकायदा ये इनकी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है और उन्होंने हवाले से ये कहा ना केवल 1 मिनट में 1 इंजन बनाते हैं, बल्कि अगर 10 डीजल के इंजन है तो 8 इन्हीं कंपनी के लगे हुए हैं, ग्रीव्स कॉटन के लगे हुए हैं। ये रिसर्च के जरिए हमको पता लगा और इसको सबसे आसान तरीका आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, आपको होम पेज पे दिख जाएगा इसके बारे में। अच्छा, इस बीच जब ग्रीव्स कॉटन की आप बात कर रहे थे, देखिए ग्रीव्स कॉटन में क्या हुआ है, जब लिंक दे दो, जब इधर संदीप का लिंक चल रहा था, इधर बड़े ट्रेड हो रहे थे ग्रीव्स कॉटन में। हाँ, लास्ट ब्लॉक डील जो मेरी स्क्रीन पर दिख रही है एकदम ताजा वाली, वो है ग्रीव्स कॉटन की। 10 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है अभी भी। हो सकता है संदीप से प्रभावित होकर कोई फंड ने खरीद लिया हो। 1 मिनट में 2 इंजन एग्जैक्ट, हाँ 1 मिनट में 2 इंजन की बात है भाई। तो एग्जैक्टली अभी संदीप, एग्जैक्टली जब आपका लिंक चल रहा था और उसी वक्त ये ब्लॉक डील हुई है, देख लीजिए आप, 10 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ 143 रुपए के दाम पर। बताइए कुणाल जी, कुछ बड़े ब्रेकआउट बहुत ही शानदार। संदीप कुछ बोल रहे हैं आप? बहुत अच्छा ब्रेकआउट। मैं कह रहा हूँ जिसने सुबह मिस कर दिया होगा ना डिम्पी वाला लिंक, उन्होंने अभी सुन लिया कि डिम्पी ने सुबह भी बोला था, तो वहां से क्यों ले लिया होगा। चलिए बढ़िया है, बताइए चार्ट बेहतरीन है। बेहतरीन चार्ट है अनिल जी, लगातार इस स्टॉक में लंबा कंसोलिडेशन पूरा हो रहा है और 144 का एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि डिसाइसिव ब्रेकआउट है और इसमें 152-53 तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आता हुआ दिखेगा, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। वैसे भी देखें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है लंबी अवधि के लिए। डेट फ्री कंपनी, इस पे कोई कर्ज नहीं है, पिछले 3 साल से कर्ज मुक्त कंपनी है, 51% प्रमोटर की होल्डिंग है और कोई गिरवी नहीं है। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छी है और एक्चुअली मैंने भी 2018 की पिक के तौर पर इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो अब इंजन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये बड़ा गेम चेंजर होगा, जब भी होगा, जैसे भी होगा। और 3 व्हीलर सेगमेंट में ना अनिल जी, इनके पास 80% का मार्केट शेयर है और वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा भी है, जिसमें कन्वर्जन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बात और साथ ही CNG वाली बात। तो बस अब जब चलेगा तब चलेगा, लेकिन फंडामेंटल स्टॉक है मजबूत और आगे बढ़े। क्या सील लगवानी है आपको? नहीं, BTST कॉल है, जल्दी ले लीजिए, इससे पहले भाग गया। हाँ, फटाफट बोलिए। देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज पर बाय करने की मेरी राय है। BTST मौजूदा स्तरों पर 617 के आसपास खरीदें, 608 पे रखना होगा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 624 का होगा, दूसरा टारगेट 640 का होगा, जो मुझे लगता है कल आएगा। एक बहुत ही रेयर पैटर्न यहाँ पर चार्ट पर डेवलप होते हुए दिख रहा है अनिल जी, जिसको काउंटर अटैक लाइंस कहते हैं, और मुझे लगता है कि इसका टारगेट आपको बहुत कम वक्त में आता हुआ दिखे। चलो बढ़िया, ओके। और इस बीच जब मैं कह रहा था कि आप बोले, उसके बाद मेरे भी एक और स्टॉक जो रडार पे आ रहा है वो बताना जरूरी है, और वो है फ्यूचर कंज्यूमर। ये स्टॉक लाइए जरा, इस स्टॉक में एक्शन होता हुआ दिख रहा है। फटाफट आपके सामने रख दूं मैं इस स्टॉक को। फ्यूचर कंज्यूमर कहाँ गया? फ्यूचर कंज्यूमर, और फ्यूचर कंज्यूमर में भी एक के बाद एक बड़े ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 49 रुपये 95 पैसे, 50 रुपये 10 पैसे, ये दो मुझे NSE पे दिख रहे हैं, शायद BSE पे कुछ ट्रेड में एक बार चेक कर लो, लेकिन वॉल्यूम वाला एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर फ्यूचर कंज्यूमर में। फ्यूचर ग्रुप तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया, बियानी जी के बाद कोई पहचानते तो वो आशीष जी होंगे। आशीष जी, आशीष चतुर्वेदी, इनसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। नहीं, कोई नहीं जानता। फंडामेंटल, टेक्निकल और इनफॉर्मल और इन्फॉर्मेशन, अंदर की इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशनल, इनफॉर्मल नहीं, इन्फॉर्मेशन। आशीष जी, ये आपके तमाम जो ज्ञान है, टेक्निकल, फंडामेंटल और इन्फॉर्मेशनल, इसकी बरसात कीजिए जरा। फ्यूचर कंज्यूमर में क्या हो रहा है स्टॉक में, और 50 रुपए में लेना चाहिए क्या? जी नहीं, बिल्कुल लेना तो चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक है। इनफैक्ट ये जो पूरा ग्रुप है, इसमें मैं 3 स्टॉक पे काफ़ी बुलिश हूँ और उसको मैं सीरीज से कहता हूँ। सबसे पहला मुझे जो पसंद है वो है फ्यूचर रिटेल ग्रुप। फ्यूचर रिटेल जो है वो 574 पे, मुझे लगता है इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस 550 पे बन चुका है, और इस स्टॉक पे जैसे मैंने पहले भी कहा है 670 से 700 तक की अपसाइड मुझे नजर आती, तो मेरा सबसे टॉप प्रेफरेंस जो है वो फ्यूचर रिटेल पे है। दूसरा स्टॉक है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड, जो आपने परसों या नरसों ही इस पे बात
बात की थी, किसी ब्रोकरेज हाउस ने काफी बड़ा एक टारगेट रिकमेंड किया था, तब हमने इसको तब भी बाय का रिकमेंडेशन दिया था। मुझे लगता है इस स्टॉक में 500 रुपए तक की अपसाइड फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड में देखने को मिल सकती है, और नीचे में अब 400 रुपए पे एक बहुत मजबूत बेस बन चुका है। और जहां तक कि फ्यूचर कंज्यूमर का सवाल है, देखिए इस स्टॉक में अभी भी कंसोलिडेशन का फेस बना हुआ है, पर आज जिस तरह से इसके अंदर ब्लॉक डील हुई है और प्राइस एक्शन शुरू है, एक इंडिकेशन क्लियर है कि 46-47 का जो लो है वो अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक के लिए साबित होगा। जहां तक के मोमेंटम का सवाल है तो 51-52 के बाद मुझे लगता है फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर भी एक अच्छी तेजी आएगी, और जो इसको कम से कम 64-65 के लेवल्स तक लेकर जा सकती है। 52 रुपए 51-52 क्रॉस करना चाहिए बस, बराबर ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर हो जाए तब बताइएगा आप जरूर, कहीं हमारे ध्यान में रहेंगे। आपके तो हमेशा ध्यान में रहते होंगे ये शेयर, है ना? देखिए इसमें मैंने जैसे कहा अनिल जी, अगर से क्लियर कोई बाय अभी है तो वो फ्यूचर रिटेल है, जहां पर पे क्लियर ब्रेकआउट अभी हमें नजर आ रहा है। ठीक है। एक और शेयर जो आज सुबह आप भी डिस्कस कर रहे थे वो था SRF, क्योंकि ये 2200 का शेयर है, ये टूट के 1600 तक आ गया था, और अब इसका क्वार्टर थोड़ा बेहतर भी हो सकता है। सुबह हमने फास्ट मनी में भी इसको ऐड किया था, अभी शेयर 3-3.5% क्यों किया? हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि इसका एक नया प्लांट शुरू हो रहा है, एक तो ये चीज थी। दूसरा, कल की से सबसे कम गिरावट वाले में से शेयर था, जब बाजार पूरी तरह से टूट रहा था, बीटा हाई होने के बावजूद भी सिर्फ 0.25% नीचे था, और ऑलरेडी अपने नंबर्स पे पहले ही गिरावट दे चुका था, तो उसका जो कटान होनी थी वो सीरीज की एक्सपायरी के साथ ही हो जानी थी। अब नई सीरीज में वो कम से कम वो मौका आपको देगा नहीं। हमने सुबह 1688 रुपए का दाम था, तब मैंने इसको देखा था, सुबह इस स्टॉक में एक्शन आ रहा था, तब मेरे इसको स्टॉक को पकड़ने की वजह ये थी, आपने जो बोला वो कारण तो सही है ही, लेकिन टायर कोड बनाने वाले एक मैन्युफैक्चरर हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनका प्लांट बंद हुआ है, और उनका प्लांट बंद होने का मतलब SRF के प्रोडक्ट की डिमांड, क्योंकि टायर कोड का मैन्युफैक्चर करने वाला SRF बड़ा प्लेयर है, ओके, तो इसलिए उनको फायदा होगा। एक तो वो प्रोडक्ट के दाम बढ़ा रहे हैं, और दूसरा जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अच्छी सेल्स मिलेगी, तो और प्रोडक्शन भी जैसा आपने कहा नया प्लांट, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से SRF, और पिटा हुआ तो है ही सबसे बड़ी बात, क्वालिटी। इसी आपको खराब बाजार में जो क्वालिटी स्टॉक 30% गिर गए हों, वही तो देखने हैं, वो बढ़िया वाले मिड कैप्स, उस लिस्ट में ये फिट होता है, तो इस वजह से ये स्टॉक चला है। एक बार जरा राय ली जाए क्या चोपड़ा साहब से? बिल्कुल राय लीजिए। चोपड़ा साहब आप बताएं जरा SRF में क्या करना है, अगर आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं तो? स्ट्रॉन्ग कंपनी है डिम्पी और अनिल जी, मुझे नो डाउट बहुत पसंद थी और पसंद है रादर, और जिस तरीके से इसमें एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है इवन ऑन चार्ट्स, संभवतः ये आपको करीब 1850-1900 जाते हुए भी दिख सकता है अगर बाज़ार सपोर्ट करे तो। नो डाउट बाज़ार का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमने ऑल राउंड ब्रेकडाउन देखा है। कंपनी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अच्छी खबर आपने बताई कि एक नया प्लांट शुरू कर रहे हैं, तो जांची परखी हुई कंपनी है, मुझे लगता है कि ली जा सकती है इस लेवल पे, और 1850 तक तो मुझे लगता है कि ये एक बार आ सकता है। ठीक है, 1800 तक ये जा सकती है कंपनी, और इसके अंदर एक जोरदार आज मूव वापस बनता हुआ दिख रहा है। 1700 पार होगा तो शायद और तेजी के साथ ये आएगी ऊपर। लेकिन इसके अलावा टाटा स्टील पे आज सुबह खबर थी कि इंग्लैंड की कंपनी के साथ मिलके ये मर्जर करना चाहते हैं, वहाँ पे इनको अप्रूवल भी मिली है यूनियन की, तो कोई दिक्कत चल नहीं रही है। कल ही टाटा स्टील, आपको ध्यान होगा, किरण यादव ने भी दिया था, उस समय शेयर 550 का था, तब उन्होंने कहा था ये शेयर अभी और चल सकता है। कुणाल, ये 565 तो हो गया, 2 दिन में 15 रुपये चला, जबकि बाजार की गिरावट भी थी। अभी क्या करना है? होल्ड करना चाहिए डिम्पी। उसकी वजह यह है कि देखिए सपोर्ट के आसपास कल बंद हो रहा था, और आज इसमें जो ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है इसको 580-585 के लेवल्स तक ले जा सकता है, और फिर हो सकता है 600 का भाव भी आए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, सपोर्ट से ही बाउंस हो रहा है, तो मेरी राय में एक बार के लिए बने रहना चाहिए। जिन्होंने कल बाय किया उनको तो होल्ड करना ही चाहिए, आज भी जिन्होंने बाय किया है होल्ड करें। स्टॉप लॉस अब अमेंड करके 550 पर रख लें। अच्छा बंसल जी, ये तो डॉक्टर ही बीमार हो गया, देखो डॉक्टर रेड्डीज। नहीं अनिल जी, आप तो 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली बोल ही रहे हैं, और आज तो वो लेवल भी टूट गया है, फ्यूचर में तो और खराब है, ज्यादा बीमार है, तो क्या करें इसमें? स्टॉप लॉस वाला ट्रिगर हो गया कि नहीं? वो सब तो अनिल जी ट्रिगर हो चुका है इसके अंदर, वो सब तो ट्रिगर हो चुका है। अभी तेजी की पोजीशन रखने में समझदारी नहीं, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल भी 2218 है फ्यूचर में, देखिए बहुत टाइम से स्टॉक गिर नहीं रहा था नेगेटिव न्यूज के बाद, अब तो लेवल तोड़ गया है। जो 2250-2260 का लेवल था वो लेवल टूट चुका है,
तो तेजी तो बिल्कुल इस स्टॉक में एक चीज है, तेजी के वक्त और मंदी के वक्त दोनों वक्त हमने एकदम सही टाइम पे बताया। हाँ बिल्कुल, मंदी के वक्त भी हालांकि उस सेम डे उतना नहीं गिरा था, 2370 से 2300 आया, फिर बढ़ गया, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक आ गया मजबूत वाला। तो फंडामेंटल के साथ तो स्टॉक को आगे पीछे आना ही है, बिल्कुल वो हो गया। ये डॉक्टर रेड्डीज के अंदर आपको थोड़ा प्रेशर देखने को आज मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो और शेयर चल रहे हैं उसमें एक वेदांता और देखिए 237 का हो चुका है, 3% ऊपर है। एक बार आशीष अपनी राय भी दीजिए, कुणाल से मैं 2-3 बार इसके बारे में पूछ चुका हूँ, ये शेयर अब वापस अपने 220 वाले लेवल को तो नहीं तोड़ने वाला? अगर ये नहीं तोड़ने वाला तो इसमें कुछ पोजीशंस और बनाई जाए, 17 रुपये का इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टॉप लॉस होगा। देखिए कल जिस तरह से हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि गिरावट आई और उसके बाद आज जो रिकवरी है उसमें ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है और पिछले 3-4 दिन का हाई ये स्टॉक क्रॉस कर चुका है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग तो इसके अंदर बिल्कुल आ सकती है, जो इसको 245-246 तक ला सकती है और उसको प्ले। अरे आशीष जी, आपका माइक गिर गया लगता है। कुछ तो आवाज आई थी ना? हाँ, ऐसे ही कुछ माइक गिरने की आवाज जैसे आती है। कोई बात नहीं, आशीष जी लगा ले, उसके बाद फिर से हम उनके पास चलेंगे। लेकिन तब तक एक काम करते हैं, बात करते हैं पूजा से, क्योंकि सोमवार को 2 नए खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में। 2 IPO है, उनकी लिस्टिंग होने वाली है। तो कौन से IPO है और कैसा रिस्पॉन्स मिला था और उनकी डिटेल्स ले। एक बार पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा बताइए, कौन से IPO लिस्ट होने वाले हैं सोमवार को? जी, राइट्स और फाइन के IPO का ये दोनों कंपनियां सोमवार को लिस्ट होंगी, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। राइट्स की लिस्टिंग सोमवार को होगी। पहले तो हम बता देते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस था इसका IPO में। अगर IPO की बात करें तो करीब 67 गुना ये IPO भरा था। QIB की तरफ से 72 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और रिटेल निवेशकों की तरफ से करीब 16 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और ये जो IPO का इशू प्राइस है 185 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर तय किया गया था। तो राइट्स की लिस्टिंग पर नज़र रहेगी सोमवार को। और इसके अलावा एक और कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स की भी लिस्टिंग होगी सोमवार को। इशू प्राइस 783 रुपये प्रति शेयर है। और यहाँ पर अगर आपको परफॉर्मेंस बताएं IPO में किस तरह का परफॉर्मेंस था, तो 9 गुना ये IPO भरा था, जिसमें कि QIB की तरफ से करीब 13 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और रिटेल निवेशकों की बात करें तो करीब 2 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था। तो फाइन ऑर्गेनिक्स और राइट्स की लिस्टिंग होगी सोमवार को और इन दोनों पर ही हमारी नजर रहेगी। ठीक है, दोनों पर नजर भी रहेगी, दोनों पर रणनीति भी मिलेगी, क्योंकि राइट्स के IPO को लेकर तो छोटे निवेशक यानी कि सिर्फ लिस्टिंग गेन वाले और लंबी अवधि के निवेशकों को ऑलरेडी पहले आपने बोला था। और अच्छा, राइट्स की प्राइस 179 रुपये, ध्यान रखें, 179 है वो डिस्काउंट के साथ। हाँ, 6 रुपये का डिस्काउंट मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई 6 रुपये का डिस्काउंट। तो 6 रुपये का डिस्काउंट है रिटेल के लिए। हाँ, तो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए तो 179 ही है, 179 रुपये। लेकिन एक चीज़ आपने पहले भी दर्शकों की काफ़ी मदद की है इस IPO में, ये बता के कि किसमें भरना पर्चा लगाना है, किसमें नहीं लगाना। क्या सोमवार को आप लिस्टिंग का भी आइडिया हमको 100% दे देंगे, आपको बता देंगे। क्या भले देखो, अभी हिंट दे देता हूँ डिम्पी, दोनों की लिस्टिंग अच्छी होगी, चिंता न करें। राइट्स तो होनी राइट्स में तो पैसा बनना ही बनना है। फाइन की भी लिस्टिंग IPO प्राइस से नीचे नहीं होगी। आज जो बाजार का मूड बदला है उसे थोड़ा सा समझ जाएगा, बट दोनों की लिस्टिंग एग्जैक्टली कहाँ होगी और उस वक्त आपको क्या करना है, सोमवार सुबह सुबह सुन लीजिएगा 8 बजे। चलिए ठीक है, सोमवार को आपको ये भी मिल जाएगा कि इसमें IPO में क्या लिस्टिंग गेन हो सकता है, कितना हो सकता है, इसकी लिस्टिंग का प्राइसिंग वगैरह भी, वो भी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके लिए। और इससे पहले भी आपको राइट्स के बारे में तो बताया ही था। और ये सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा देखिए, 67 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और इस बीच आशीष जी का माइक भी लग चुका है और आशीष जी तैयार भी हैं। और आशीष जी कुछ BTST देना चाहते हैं? वेदांता के बारे में बता रहे थे वो। हाँ, अच्छा, पहले तो वो आप वेदांता की बात आपकी आधी रह गई, बिल्कुल अनिल जी, वो भी कर दो पूरी, और फिर बाकी अगर आपका कुछ BTST तो बताओ। ठीक है, तो अनिल जी देखिए, वेदांता की जो मैं बात कर रहा था कि शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, 245-46 तक का मूव आ सकता है। और इसको प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका होगा 240 की कॉल ऑप्शन लेकर के इसको प्ले करना चाहिए। जहां तक के 2 कॉल जो मुझे अच्छे लग रहे हैं उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक को मैंने पिछले हफ्ते भी शो पे कवर किया था, उस समय तो मूवमेंट नहीं आया, पर आज एक्सपायरी के पहले दिन पे ही जब स्टॉक में 8% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है, मुझे लगता है ये मेजर ब्रेकआउट पे ये स्टॉक खड़ा है। 645 तक का टारगेट मुझे
लगता है गोदरेज इंडस्ट्रीज में आने वाले 1 से 2 हफ्तों में देखने को मिल सकता है। पोजिशनली काफी स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप प्ले करना चाहे तो 630 तक के टारगेट्स शायद 2-3 दिन में भी देखने को मिले, और 610 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर रिकमेंड करूंगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट डेली वीकली चार्ट्स पे हमें देखने को मिला है। 10% का आज ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है और इस सीरीज का रोल ओवर काफी पॉजिटिव है। तो एक्साइड मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं 270 की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो 254 के एक स्टॉप लॉस के साथ एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन में रिकमेंड करूंगा। तो एक्साइड और गोदरेज इंडस्ट्री दोनों खरीदना है आपको, दोनों BTSTT है आपके? जी बिल्कुल। तो आप अगर दोनों में BTSTT, आप तो रोज आते नहीं हो आशीष जी, अगर कुछ आपका टारगेट हिट हो जाए ना तो जरा फोन पे मैसेज करवा देना हमारे यहाँ ऑफिस में कि भाई मेरा टारगेट हिट हो गया, हम आपकी अनुपस्थिति में भी हम ठप्पा लगवा देंगे उस पर। अनिल जी मेरी तरफ से आशीष जी को धन्यवाद कर दीजिए आप, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो थोड़ा चूक रहा था उससे, अब ये आशीष जी के बोलने से वहां जा रहा है। वही सोच रहा था गोदरेज इंडस्ट्री 624 पहुंचवाने की कोशिश कर रहे हैं आशीष जी। अच्छा एक चीज बताइए, 3-4 दिन पहले हमने भी इसको कवर किया, ऐसा था या अचानक से? नहीं किसी तरह चलिए बढ़िया है। गोदरेज इंडस्ट्री में संकेत बहुत बेहतर है वाकई में, स्टॉक में जो नहीं ठहरा हुआ शेयर था नील जी, अभी चलने लगा है, हमने इसको कवर भी किया था कुछ दिन पहले, शेयर चलता नहीं करके। उसमें तीनों की बात कर रहे थे, नोमुरा की रिपोर्ट भी थी जहाँ तक मुझे याद है। हाँ 268 के टारगेट के लिए लगता आज ही आ जाएगा नोमुरा का टारगेट। 268 में बचा ही क्या, एक्साइड 258 तो हो गया। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज और एक्साइड दोनों पे आपकी राय है। एक और चीज़ जो सेकेंडरी मार्केट के साथ साथ IPO मार्केट की भी है वो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे अभी आपको ये जानकारी दी कि इस समय कितना कितना सब्सक्रिप्शन हुआ था, दोनों की लिस्टिंग कैसी होगी, सोमवार को आपको लिस्टिंग गेन के बारे में पता लगेगा, और साथ ही साथ ये चीज़ हमेशा की तरह आगे आपको सबसे पहले मिल जाएगी कि इसमें एक्चुअली करना क्या है, क्या रणनीति रखें। तो IPO का पूरा 360 डिग्री एंगल का जो मुनाफा जहाँ छुपा है वो सब कुछ आपके सामने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। आगे बढ़े, अब जरा मार्केट में कुछ और शेयर देखते हैं जहां पर आज थोड़ा मूव देखने को मिल रहा है। आज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC इन दोनों के अंदर वापस तेजी आई है। इन दोनों की तेजी क्या टिकाऊ है, ये क्वेश्चन है। एक बार राकेश दोनों के चार्ट देखेंगे आप, PFC और REC। देखिए डिम्पी चार्ट देख के तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये पुल बैक है, टेक्निकली बीटन डाउन है, बट आज के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। टेक्निकली ये पुल बैक में ऊपर में 80-81 तक PFC जा सकता है, और दूसरा अगर आप REC की बात करें तो यहाँ भी टेक्निकली क्लियर कट एक पुल बैक के ही सिग्नल है, और पुल बैक में ये भी स्टॉक ऊपर में 106.5 तक जा सकता है, पर टेक्निकली मेरा कंफर्ट नहीं है दोनों पे बाइंग करने का। नहीं है? नहीं मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन आज वो हमारे कौन सा मुन्ना भाई मार्केट में मुन्ना भाई उसमें था नहीं, ये जोड़ी नंबर 1। हाँ उसमें जोड़ी था, उसमें ये NFL और REC था। अच्छा NFL REC था, PFC REC नहीं। हाँ। NFL और REC है। हाँ। आपने देखा वो शो? RFC देखा। देखिए अनिल जी दो अलग चीजें, वो फंडामेंटल पिक्स थी यहाँ पर। शो देखा नहीं? शो देखा अनिल जी, शो जोरदार था। शो जोरदार। डिम्पी 7:30 बजे 7:30 बजे शाम को फिर से है वो। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया, वो आपने मिस किया होगा शायद, तो इसीलिए तो हमें वापस शाम को लगाना पड़ता है। अच्छा आजकल आप वो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं देश की बात? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ, कमाल का। तो ये कौन बताएगा आप देख रहे हो? अरे पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। नहीं कल भी बड़ा शो में बहुत मजा आया। एक्चुअली वो कश्मीर का टॉपिक होता है ना, तो उसका मजा अलग ही है बात करने का। और शुरुआत भी कश्मीर के टॉपिक के साथ ही हुई थी। कल तो शो बहुत ही जबरदस्त था, आज भी इंटरेस्टिंग है शो, बताएंगे आपको। और आप लगाम लगा ही लेते हैं जी। सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी आपके शो में, देखिए क्या है कि बाकी लोगों बाकी चैनल्स पर भी इस तरह की बहस होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सब पर लगाम लगाकर उनके मतलब की बात आप निकाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ वैसे देखो, मैं ईमानदारी से बताऊं, आप और बंसल जी या कोई आशीष जी जैसे हमारे गेस्ट हैं ना, आप इतने सज्जन है कि मैं बता नहीं सकता। उन राजनेताओं को कंट्रोल करना मतलब बहुत भारी काम। सुबह 8 से 3:30-4 बजे तक जितना शो करता हूँ ना, उसमें उतनी एनर्जी नहीं लगती ना, उससे ज़्यादा एनर्जी 1 घंटे में लगती है। और बाहर निकलता हूँ लिटरली ऐसा लगता है कि थोड़ा गला दर्द ही करने लगा। ऐसा बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है कि हाँ जितने हमारे वक्ता प्रवक्ता आते हैं ना शो में, वो समझ रहे हैं ये शो का फॉर्मेट हल्ला गुल्ला वाला है, चीखने चिल्लाने वाला नहीं है। सार्थक तरीके से शांति से हंसते मुस्कुराते अच्छे से बात कर लीजिए और काम की बात निकल जाए, तो इसलिए चल रहा है। आज भी GST पर हमारा शो है। अब GST की डेफिनेशन बनाई है हमने। GST कैसा है, गुड, सैड या फिर टेरिफिक। इस पर हमारा बड़ा खास शो है आज। GST का 1 साल पूरा हो रहा, जरूर देखिएगा।
बिल्कुल, तो रात को 8 बजे जीएसटी की नई डेफिनेशन, नए रूप में, नए अंदाज में आपको देश की बात दिखेगी और आप जानेगा जीएसटी की पूरी रूपरेखा। ये गुड है, सैड है, आ गया? ट्रैफिक है। अनिल जी, आशीष जी को आधा उसका श्रेय दे दीजिए। आशीष जी बधाई हो आपको, लेकिन स्टैंप लग रहा है कुणाल जी का, गोदरेज इंडस्ट्री का टारगेट। अनिल जी हाँ जी, बोलिए आशीष जी। अनिल जी, मैं तो क्रेडिट लूंगा, पर जब ये स्टॉक 640 650 आएगा तब जरूर आपको बोल के क्रेडिट लूंगा। पर अभी मुझे लगता है अभी तो शुरुआत हुई है इस स्टॉक की, और जैसे डाबर, HUL, इस तरह के स्टॉक्स को हमने काफी समय रिकमेंड किया। मुझे लगता है उस तरह का स्ट्रक्चरल ट्रेंड गोदरेज इंडस्ट्रीज में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 640 650 तो इसमें मेरे ख्याल से इस तरह के मार्केट में कोई ऐसी सेफ बेट मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, और मुझे लगता है गोदरेज उस कैटेगरी में अब फिट बैठ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त है, 640 पे लगवाएंगे सील। देखो, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। मेरा भी दूसरा लक्ष्य 640 है। आपका भी 640 है। आशीष जी क्या थोड़ा देते हैं पोजिशनल कॉल, लेकिन उनके टारगेट सब बड़े बड़े ही होते हैं और सारे हिट भी होते हैं, ये बात भी है। चलिए बढ़िया आशीष जी। अच्छा, एक और अच्छी बात डिम्पी अभी भी मैंने नोटिस की, एक भी सेक्टर इंडेक्स ऐसा नहीं है जो लाल निशान में आज, और हमारा जो 10,700 के ऊपर निकलते हैं निफ्टी के भागने का सिलसिला शुरू हो गया। शुरू हो गया, मैं ये 25 पॉइंट मिल रहे हैं, मिलने की तैयारी, 10,725 होने की तैयारी है, उसके बाद 10,735, 2 लेवल है हमारे 8। और उसमें भी आप देखिए निफ्टी बढ़ा है, बैंक निफ्टी नहीं बढ़ा है अभी भी, आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी जस्ट का 10 है, बस वही का है, 75 वाला 85 भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन निफ्टी बढ़ गया 25, क्योंकि 26,000 का इंडेक्स है ना, और 10,000 का इंडेक्स है। इसलिए कहा कि लॉन्ग निफ्टी, शॉर्ट बैंक निफ्टी अगर करना है तो, नहीं तो फिर खाली निफ्टी खरीदी। नहीं, लेकिन ये 15 पॉइंट का गेन तो जिसने 710 की वेट करके भी लिया होगा उसके लिए अच्छा है। 690 पे लिया तो भी ठीक है, 700 पे लिया तो उसके लिए तो हो ही गया। तो कम से कम ये तो ठीक था कि बेचना नहीं है। ठीक है, ये तो मान के चलो बेचना तो है ही नहीं। अब वो जो आप कह रहे थे कि 710 के ऊपर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बाजार का ट्रस्ट अब बना है तो वो बरकरार है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट के अंदर तेजी है, तो तेजी वाले सौदे पर हम थोड़ा और ध्यान रखने वाले हैं। इस बीच एक और ट्रेड जो एक अच्छा मूव दे सकता है, अब वो LNT क्या है, शॉर्ट कवरिंग की बदौलत चलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बेहद कमजोर था। आज इसने भी साइन दिए कि चलने को तैयार है। 3-3.5% ऊपर इंडेक्स का वेटेज वाला शेयर है। आशीष, जरा आप ही देखिए LNT को, ये शेयर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ गया था, कुछ सुधार हुआ है इसमें अब? नहीं, देखिए एक चीज तो अच्छी हुई है कि जिन लेवल से पलटा है वो इंपॉर्टेंट अच्छे सपोर्ट थे। अगर से उसके नीचे जाता तो शायद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती थी, और क्योंकि जिस तरह का रिवर्सल है उसमें पुल बैक तो मिल सकता है, मे बी शायद 1300 तक का, बट कोई बहुत बड़ी तेजी की भी उम्मीद करना अभी इस समय मुझे लगता है LNT में उतना सेफ नहीं होगा। देखिए डिम्पी, एक और चीज समझिए, अभी जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं FMCG स्टॉक, IT स्टॉक, इस तरह के जो सेक्टर्स है उसमें बना हुआ है, तो वहां आपको बड़ी तेजी मिलेगी। और LNT वगैरह जो स्टॉक है वहां पर छोटे होने के बाद ये स्टॉक उतनी जल्दी थकते हुए भी आपको नजर आएंगे। ओके, और इस बीच एक स्टॉक जो बढ़िया मजबूती के साथ बढ़ रहा है और वो है जेट एयरवेज। 4.5% स्टॉक मजबूत है, 7% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। और आप देखिए सीरीज के पहले दिन तो बैन में है भी नहीं, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि जल्दी बैन में जाएगा। वैसे तो बैन से बाहर ही था, लेकिन अच्छी तेजी की पोजीशन बन रही। रुपए की मजबूती और कच्चे तेल में जो आप कह रहे थे बढ़त की रफ्तार थम गई है, उस दोनों का फायदा जेट एयरवेज को मिल तो रहा है। एक और बेनिफिट भी है जो जेट के अंदर है, वो है कि ATF के दामों को भी GST में डालने की बात हो रही है। गैस के साथ साथ ATF के दाम पे जैसी खबर आई, उस समय 1 बजे का समय था, ये वही से आप देखिए सडन स्पाइक इसके अंदर आया था। अच्छा, ये इस वजह से वहां से भागा है। स्पाइस जेट को भी देखिए सेम उसी टाइम पे चला होगा। एक बार स्पाइस जेट का भी चार्ट दिखाएं, ये भी सेम उसी टाइम पे चला, 1:15 बजे। ये तो बड़ा हो जाएगा अगर इनके लिए हो गया तो। हाँ, ATF के दामों में, क्योंकि इनसे बार इनके 60% कॉस्टिंग इसी चीज से पड़ती है। और अच्छा मजे की बात है, कल मैं बंसल जी को पूछ भी रहा था कि जेट एयरवेज शॉर्ट करना है क्या, तो बंसल जी साहब बोले नहीं अब नहीं करना, लेट हो गए। हाँ, करेक्ट, एकदम सही टाइम पे बोला आपने कि लेट हो गए, शॉर्ट नहीं करना। देखिए वहीं से बॉटम बना है, और बढ़ सकता है, शॉर्ट कवरिंग और हो सकती है, तेजी होगी। नहीं अनिल जी, पुल बैक मोड पर है, नीचे में 335 के अराउंड स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और जिस तरीके से वायदा बाजार के संकेत हैं, टेक्निकली ये अपमूव एक्सटेंड हो सकता है, बट टेक्निकली कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है नई खरीदारी करने के लिए। ठीक बात है, ओके। फ्रेश खरीदारी करने के लिए थोड़ा स्टॉप लॉस दूर, स्टॉप दूर का है, आप 35 बोल रहे हो, 35 दूर मानेंगे ना इसके लिए? नहीं अनिल जी, 35 को दूर नहीं मानेंगे। बेसिकली टेक्निकल जो सेटअप होता है ना, उस टेक्निकल सेटअप के साथ मेरा मतलब बेसिकली टेक्निकली स्टॉप लॉस लगा के 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मेरा कंफर्ट नहीं आता है यहाँ पे बाइंग करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक दूसरे स्टॉक में कंफर्ट आता है क्या आशीष जी, जरा वो आप बताइए। DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,
पूरी सीरीज जून महीने की इसने ऐसे बिना काम किए बिता दी, बैन में बाहर ही नहीं आया, अंदर गया तो अब सीरीज के पहले दिन बाहर आया है। तो जिन लोगों को तेजी की पोजीशन बनानी उनको समझ में आ गया कि मौका है, बना लो। 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है आज इसमें 21 लाख शेयरों से। इसका मतलब कोई न कोई खरीदारी तो कर रहा है। बढ़िया बात है कि स्टॉक ज़्यादा भागा भी नहीं है। ये बताइए करना क्या है इसमें? अनिल जी, उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि बैन में होने के बावजूद स्टॉक गिरा नहीं, यही अपने आप में एक अच्छी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इतने समय से सिर्फ हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली 630 पे सपोर्ट आ रहा है, 642-43 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, बट बैन के बावजूद भी इस रेंज में रहना तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी है। और स्टॉप लॉस इसके वजह से काफी डिफाइंड हो गया। अब आपको सिर्फ 633 का, जो कि 10 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस, मैं फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ, 10 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना है। और ऊपर में अगर से स्टॉक एक बार 652 के ऊपर निकला तो 680 690 तक की जगह बन रही। तो रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में काफी फेवरेबल ये ट्रेड अभी नजर आ रहा है। ओके, और अब थोड़ी देर में हम आपको ये भी बताने वाले कि बैन से बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुणाल जी कोई BTSTT देना चाहते हैं। कुणाल जी रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बजा दे बिगुल। बिल्कुल बजाती। आइए BTSTT। बाय करने की राय अनिल जी है एनसीसी में, जिसमें कि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर 95 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है 9750 पहला टारगेट होगा। एक ही टारगेट दूंगा क्योंकि वक्त अब कब बचा है। तो 9750 कल तक का BTST टारगेट है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। स्टॉप लॉस इसमें 95 रुपए पर रखें। एक मिनट, स्टॉप लॉस 95, 9750 पहला टारगेट, पहला और एकमात्र टारगेट। एकमात्र। और किस भाव पे आपने रिकमेंड किया? 96 50 60 के आसपास। 96 50 70, एक ही रुपए के लिए बस। अरे जी BTST कॉल है, कल मॉर्निंग में इसको एग्जिट कर लेना चाहिए। और वैसे देखें जिस तरह का ब्रेकआउट है जी, मुझे लगता है 100 तक भी जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा दो यार कुणाल यार, ₹1 ऊपर का टारगेट, ₹1.5 स्टॉप लॉस, ये तो मामला मजा नहीं आया। अनिल जी जिस तरह का ब्रेकआउट है ये 100 रुपए तक जाएगा। हाँ, तो लेकिन टारगेट में दे रहा हूँ कल तक का केवल, वो 9750 है, जो कि अगला एक रेजिस्टेंस दिखता है तो आज तक का थोड़ा बढ़ा दीजिए तो 98 कर लेते। हाँ सही, रीजनेबल लगाओ आप, तो फिर लोग ले रहे। चलिए 98 का टारगेट ठीक है, फिर भी ये ठीक लग रहा है। ओके, और बैन से बेनिफिट हम आपको बताने वाले हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। तब तक एक आध सवाल ले लीजिए। हाँ बिल्कुल। इस बीच एक जो शेयर और है वो है पीडीलाइट। ये शेयर भी अच्छा चल रहा है, आज इसने भी 1050 की रेंज को पार किया है। एक बार ये कंजम्पशन वाले शेयर में पीडीलाइट पे विजय जी आपकी राय क्या है इस पे? ये ठीक है, ये शेयर ठीक लग रहा है आपको? विजय जी सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? शायद हो नहीं पाएगी उनसे, अभी बात नहीं पाएगी, लाइन ड्रॉप हो गई। वापस करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार टेक्निकल आप देख लीजिए कुणाल, ये आपको शेयर ठीक लग रहा है पीडीलाइट? देखिए बिल्कुल ठीक है डिम्पी, और इसमें एक ब्रेकआउट भी आया है। इस पे एक रेजिस्टेंस थी 1055-56 की, जिसको इसने ब्रीच किया। 1066 का फ्यूचर्स में लेवल है, मुझे लगता है 1100 तक जाएगा। तो 1100 का टारगेट है अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्ले इसको देखते हैं। और स्टॉप लॉस 1055 जो इसका सपोर्ट लेवल है वहीं पर रखना चाहिए। तो 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रख करके 1100 के टारगेट से बाय करना। राकेश जी आपका बाटा पे टारगेट क्या था? बाटा पे डिम्पी मेरा टारगेट, पहला टारगेट 860, दूसरा 860 868 860 वाला तो आपका कैश का तो लग गया, 861 आ गया। कैश का ही देते हैं तो लग गया 61-60 तो आपने बोला तो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि बंसल जी का टारगेट करके बंसल जी भूल गए। नहीं मैंने जी भूला नहीं, एक्चुअली 2 स्टॉक्स और काफी बड़े इंटेंसिटी का ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो मैं वहां पे पहले जगह तो बनाओ, 2 और रखोगे काम पे। बाटा का टारगेट हिट होगा तभी तो ले पाओगे। अनिल जी आज आपका मूड अच्छा है बिना टारगेट के भी, मुझे लगता है। चलिए पहले तो बाटा में सील लगे, अब लाओ आपके आपके जो वो है ना बड़ी इंटेंसिटी का बड़ा ब्रेकआउट जो आता है ना, वो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है। अनिल जी देखिए वो कॉल पहले एक तो कुणाल जी ने भी दिया गोदरेज इंडस्ट्रीज पर, आशीष जी ने भी दिया। अनिल जी मैं 644 का टारगेट है, मत करो ना। नहीं अनिल जी वहां पर मैं भी स्टैंप लगवाऊंगा आशीष जी से साथ, और पहले नहीं बोलूंगा 644। एक तो अनिल जी नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट है, वोलेटिलिटी फ्री स्टॉक है, डिफेंसिव स्टॉक है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। कितनों में बांटेंगे श्रेय अनिल जी? नहीं श्रेय का नहीं दिक्कत है मुझे, आप तीनों के मैं 3 अलग अलग लगा दूंगा। मालूम है प्रॉब्लम क्या है
प्रॉब्लम जनरली ताश में कभी तीन के एक साथ आते नहीं है। नहीं अनिल जी पता क्या है देखिए, तो आप तीनों एक साथ अगर एक स्टॉक में बुलिश, कभी कभी मुझे डर वही लगता है मार्केट में ना वो आम राय के विपरीत चल जाता है। नहीं अनिल जी, लेकिन हमारी आम राय नहीं है बेसिकली ना। आप और कैसे होती है आम राय? ये हम नहीं है, आम लोग नहीं है ना। ये बात ठीक है। नहीं अनिल जी देखिए, मार्केट में ना आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलिए आशीष जी। बताइए। अनिल जी, आप आम राय से सहमत नहीं होते, इसलिए मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के एक बात कहता हूँ। हाँ। 644 का जो टारगेट है गोदरेज इंडस्ट्रीज का, इसको अपन रिवाइज कर सकते हैं 700 के लिए। अरे बाप रे। आम राय से आगे का बढ़कर टारगेट हो जाएगा, और ये टारगेट के लिए आपको पर 2 महीना वेट करना पड़ेगा। गजब है भाई, कॉन्फिडेंस लेवल तो बड़ा तगड़ा है। चलो ठीक है जी के लिए भी। और राकेश जी दूसरे में भी आया कोई और ब्रेकआउट? कोई बात नहीं, आराम से देखिए, जल्दी नहीं है। अच्छा, तब तक मैं आपको बता दूं बैन से बेनिफिट। हाँ बिल्कुल, रजत होंगे। नहीं, रजत की जरूरत ही नहीं आज। अच्छा, आप ही बता हमें बता देंगे। चलिए ठीक है। मालूम है क्यों? क्योंकि सीरीज का पहला दिन एक भी स्टॉक बैन में जाने वाला नहीं है और निकलने का तो कोई सवाल है ही नहीं। हाँ। तो बैन से बेनिफिट बताना तो जरूरी है ना, लोगों को पता तो होना चाहिए कि अगर कोई बैन में नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा है। तो आज कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है। और मैंने कल ही बोला था रजत को कि इनको तो आराम हो जाता है, सीरीज की शुरुआत में 2-4 दिन काम कम करना पड़ता है, लेकिन ट्रैक तो करना ही पड़ता है। कभी घुसने की तैयारी हो जाए तो रजत नजर रखते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा स्टॉक होगा जो बैन में जाने की तैयारी कर रहा है तो वो तुरंत प्रभाव से आपको बता दिया जाएगा। राइट, बिल्कुल। खैर, एक नीचे भी एक शेयर चला था CCL प्रोडक्ट, ये कॉफ़ी से डील करने वाली कंपनी है। और हमारे पास एक जानकारी जो मृत्युंजय ने हमको दी हुई है कि मई में कम बारिश की वजह से फसल खराब हुई है। और इनकी एक एजेंसी है, रेगुलेटर है इनके, उन्होंने ये कहा है कि 6 से 7% यानी कि 6 से 7% जो असम में फसल है उसको नुकसान पहुंचेगा। इससे दाम बढ़ सकते हैं। उत्तर भारत में चाय की कीमतें 8 से 10 रुपया किलो तक बढ़ी हैं और कॉफ़ी के भी दाम में कुछ इस तरह की बढ़ोतरी हुई है। तो CCL प्रोडक्ट करीब 6-6.5% की मजबूती। और कंपनीज भी असर पड़ेगा, जयश्री टी है, हैरिसन मलयालम है, टाटा कॉफ़ी, ये सब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इसी से डील करती हुई कंपनी है। विजय चोपड़ा इस बीच हमारे साथ हैं। विजय, ये कॉमोडिटी प्ले है, लेकिन जो असर आता है ना इनका प्राइसिंग का वो बहुत अच्छा है। और दूसरा, एक्सपोर्ट भी हमने बहुत शानदार किया है इस बार का। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तरों पर है। भारत में दामों में लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फसल खराब होने से दाम बढ़ जाएंगे। तो ड्यूअल बेनिफिट है, एक्सपोर्ट का बेनिफिट करेंसी से मिल रहा है, भारत में प्राइस का बेनिफिट मिल रहा है। डेफिनेटली कंजम्पशन स्टोरी है, एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती सेक्टर में, कोई रेगुलेटरी हर्डल्स नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से तेज़ी बन सकती है। और बरसात कम होने की वजह से जो प्राइसिंग का बेनिफिट, आई थिंक दैट इज़ द आइसिंग ओवर द केक। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस सेक्टर में यहाँ से एटलीस्ट 10 से 15% की तेज़ी मिल सकेगी स्टॉक्स में, चाहे हरिसन मलयाला हो, तो आपने जितने भी स्टॉक्स अभी बोले, तो आई थिंक टाटा कॉफ़ी हो, CCL प्रोडक्ट्स हो, इन सभी में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। और हो सकता है बाज़ार के मोमेंटम के साथ पार्टिसिपेट करें। इसके साथ साथ एक और स्टॉक में नज़र में आ रहा है वोल्टास, जिस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ये 530-540 तक का स्तर जा सकता है। एक्चुअली इस स्टोरी की बात आज सबसे पहले सुबह हमने ही की थी, और तब हमने बोला भी था कि जाते जाते पार्टी शुरू हुई है। वो अभी तो पार्टी शुरू है, उसमें मैक्लोडर सेल जाता, हालांकि स्टॉक चला नहीं, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है, लेकिन स्टोरी वहाँ से आई। तो उसमें 3 कारण है डिम्पी। एक तो ये कि डिमांड बढ़ी है, दूसरा बारिश की वजह से चाय का प्रोडक्शन घटा है, और तीसरा मैक्लोडर रसल में बायबैक चल रहा है 210। हाँ बिल्कुल, 210 का बायबैक है ना। तो ये 3 ट्रिगर है। ठीक है, थोड़ी बहुत सप्लाई हो सकती है, कोई इस वजह से स्टॉक ना बढ़ा हो, एक अलग बात है, लेकिन फंडामेंटल रीजन 3 है जिसकी वजह से, और पूरा सेक्टर इसी वजह से आज एक्शन में दिख रहा है। तो ये कुछ एक और शेयर्स, साथ में खबरें और अब पूरा एनालिसिस आपके सामने। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ एक ऐसे शेयर्स भी देखते हैं जहां पे आज थोड़ी मंदी देखने को मिल रही है, यानी कमजोरी है। ऐसा देखने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, जैन इरिगेशन, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC बैंक, इंडसन बैंक, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो आज लाल निशान में खड़े हुए हैं। एक बार जरा इस पे इंडसन बैंक के बारे में बताएं। आज दोपहर में हमारे साथ एक एनालिस्ट जुड़े थे, उन्होंने कहा था इंडसन बैंक में बिकवाली की जा सकती है। राजेश सतपुते की कॉल थी, वो डे लो पे आ गई है, 34 रुपये की गिरावट अभी से में। कुणाल जी क्या करें? देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कि वैसे तो अभी भी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और इसका ट्रेंड अभी भी सिक्योर है, तो अभी तक ट्रेंड पर कोई आंच नहीं आई है। हालांकि गिरावट जरूर कुछ देखने को मिल रही है। मुझे लगता है एक बार 1920 का ये सपोर्ट तोड़ेगा तब फिर बेचना चाहिए। आउट परफॉर्मिंग शेयर को बेचते समय हमेशा थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। तो मेरी राय में एक बार के लिए इसको अवॉइड करें।
लेकिन बाजार के अंदर आज बिल्कुल उलट स्थिति दिखी। कल जब पूरी तरह से गिरावट में थी, आज पूरी तरह से तेजी है। ऐसा ही कुछ टाइटन में भी हुआ। टाइटन में आज सुबह हमने कहा था, देखिए वो खबर आज पूरे हिंदुस्तान में है कि राकेश जी ने माल बेचा है और उन्होंने स्टेक कम किए 1.5% के आसपास। तो तब हमने सुबह सुबह ये चीज की कि देखिए पहली बात तो ये कि कब की वो तो देखो, जब तक खबर पूरी नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में कैसे आएगा। 21 मई को बेचा था और आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1.25 महीना। 5 हफ्ते बाद दुनिया को पता चल रही है, सबको तो पहले से पता है। और स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया, 935-40 से नीचे आ गया। हमने कहा बेचना नहीं है, बेचने की रीजन ही नहीं है। देखिए स्टॉक 5% ऊपर और सुबह से एक बार भी मौका नहीं मिला ना बेचने ही नहीं था। और ये हमारे जो राकेश जी हैं, इनको भी पूछा था हमने। अनिल जी ने बड़ी एक चीज बोली थी, आपने एक चीज और बड़ी क्लियरली बोली थी, उन्होंने स्टेक कम करा है। हाँ, खत्म नहीं किया है और बड़ा क्लियरली उसको 7.5% हिस्सा अभी भी टाइटन के अंदर है उनका। जिन लोगों ने जी बिजनेस देखा है ना डिम्पी, उन्होंने तो नहीं बेचा। अब बाकी कौन लोग हैं जो बेचने वाले, वो भगवान जाने। हमारे दर्शकों ने तो नहीं बेचा, न तो शॉर्ट किया, न जिनके पास स्टॉक पड़ा है उन्होंने बेचा। बहुत क्लियर है, उनको हमने बहुत साफ साफ कहा आपने बेचना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो कहते हैं ना, जो वक्त से पहले हो जाता है वो चलता ही नहीं है। जो वक्त हो जिस समय आए उसी समय होना चाहिए। वक्त से पहले हिस्सा बिक गया, अब आप आ रहे हो और ये कह रहे हैं कि ये बिक जाएगा, शेयर टूट जाएगा, कैसे होगा? सवाल ही नहीं। बिल्कुल जो बिल्कुल वक्त पे होने वाली चीज़ है वो वही हो, वो तभी जचती भी है, तभी बढ़िया भी लगती है। और ये आपको जीवन से मिलती है, इसलिए किस्मत से ज़्यादा भी नहीं मिलता और वक्त से पहले भी नहीं मिलता। करेक्ट, बिल्कुल जी। बंसल जी क्या कह रहे हैं? अनिल जी, मेरा जैसे बाटा में टारगेट हिट हुआ तो इंफ्राटेल का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ है। तो जिनको इंफ्राटेल में नुकसान हुआ है, गोदरेज इंडस्ट्रीज को स्ट्रांगली रिकमेंड करा है, वहां से नुकसान की भरपाई होगी। और दूसरा एक स्टॉक जो रडार पर है, बाटा में क्या हो पहले? बाटा में टारगेट हिट हो गया अनिल जी। दूसरा अनिल जी हो जाएगा 863 का हाई। पहला तो हो गया, ठीक है, वो तो हमने हटा दिया। चलो, इंफ्राटेल में नुकसान हुआ है, इंफ्राटेल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। अनिल जी हो गया, लेकिन आप मन छोटा मत करो। मैं क्या अनिल जी, मैंने गोदरेज इंडस्ट्रीज जहाँ पे बोला वहां से 5 रुपए गोदरेज इंडस्ट्रीज भी बढ़ा है। बिल्कुल, ये बात ठीक, कोई बात नहीं, हो गया। और दूसरा एक सिप्ला अनिल जी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जहां मुझे लगता है इसी सीरीज में ऊपर में 650-655 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। काफी समय से स्टॉक सोया हुआ है और काफी बड़ी इंटेंसिटी की नेकलाइन तोड़ी है, काफी समय बाद इन स्तरों पर क्लोजिंग दे रहा है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, ये नेकलाइन तोड़ने वाला जो मामला है, ये ऊपर की तरफ होता है कि नीचे की तरफ होता है? नेकलाइन तो ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। दोनों तरफ कैसे होगी? नहीं अनिल जी, अगर नीचे स्टॉक गिर रहा है तो नीचे देखिए नेकलाइन क्या है, जहां पे बार बार अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो बार बार अगर नीचे में हिट करके सपोर्ट ले रहा है, तो जैसे ही वो सपोर्ट टूटेगा तो वो नेकलाइन गई। अच्छा, ऐसे ही ऊपर में अगर स्टॉक बार बार हिट कर रहा है और नेकलाइन गई, ऊपर का रेजिस्टेंस टूटा तो वो नेकलाइन गई। मैं तो अब तक यही सोच रहा था कि नेकलाइन टूटी मतलब एक तो नेकलाइन है, ऊपर से टूटना मतलब इसमें अच्छा तो कुछ है ही नहीं, खराबी होता है। जी देखिए, नेकलाइन दो तरह की समझ आता है, मेरी समझ दो तरह की है, एक सपोर्ट पर, एक रेजिस्टेंस। देखिए आमतौर पर अनिल जी क्या एक पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर्स, जिसमें 2 शोल्डर और एक हेड होते हैं, उसमें एक रेखा डाली जाती है, उसको नेकलाइन कहते हैं। तो वही जो टर्मिनोलॉजी है वो चलती चली आ रही है। अब समझ में आ गया, अब समझ आ गया, अब समझ। चतुर्वेदी जी, आप तो देखते होंगे नेकलाइन वगैरह सारी ये? नहीं बिल्कुल देखता हूँ अनिल जी, और उस पर काम भी करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, कभी कभी एक ट्रेंड के, कभी रिवर्सल के भी कई बार बहुत अच्छे साइंस इनसे आते हैं। तो कभी आप फुर्सत में बॉम्बे आएंगे तो बिल्कुल आपके साथ बैठेंगे और दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है। आप सिखाने वाले तो मैं कल ही आ जाऊँ। सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, सीखने के लिए तो आप जब बोले तब तैयार हूँ, लेकिन नहीं, कल नहीं आऊँगा। इस वीकेंड पे मैं दिल्ली में ही हूँ। इस वीकेंड में जब यही मानसून आ गया तो बॉम्बे क्यों जाना? बराबर है ना डिम्पी? हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। और वैसे यहाँ पे मानसून बराबर ठीक है, ज़्यादा बारिश भी नहीं है, जितनी जरूरत है जितनी चाहिए उतनी है एकदम, जिसमें आप आराम से एंजॉय कर सको। इस बीच आज के सेशन को सबसे ज़्यादा एंजॉय कोई कर रहा है तो वो है HCC। हाँ, परसेंटेज के हिसाब से 15%। वाह भाई, दिन फिरे आज इसके डबल डिजिट से, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में, बढ़िया है। 15% ऊपर है। IDBI 10% ऊपर है। ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, क्लोजिंग होने की तैयारी है, आखिरी मिनट बचा है। एक चीज़ बता दूँ रिम्पी, निफ्टी पे बहुत बेहतरीन क्लोजिंग मिल रही है। 710 वैसे आप कह भी रहे थे, मेरे को 710 का ही चाहिए था, एग्जैक्टली 710 के आसपास आ रहा है। हालांकि ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी पे वो क्लोजिंग नहीं मिल रही जो चाहिए है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कम मजबूत नहीं, मतलब है ही नहीं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मजबूत है ही नहीं। 10,300 10,400 के नीचे क्लोजिंग अच्छी नहीं है, तो ये कश्मकश सोमवार को बरकरार रहेगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली। मज़ा आएगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो क्लोजिंग है निफ्टी के लिहाज से क्लोजिंग सेटिस्फाइंग है।
बिल्कुल। तो निफ्टी ने आज खुश किया, बेहतर नंबर्स और बेहतर आंकड़े, बेहतर रुझान और काफ़ी हद तक मरहम भी लगे है। जो कल जिनकी एक्सपायरी लॉस में कटी होगी, तो आज कम से कम जुलाई सीरीज़ का पहला दिन ही ठीक है। हालांकि हफ्ते का आखिरी दिन भी है, लेकिन मार्केट ने आज ठीक ठाक क्लोजिंग दी है। आज गेल, टाइटन, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे शेयर्स काफ़ी अच्छे चले। जो टूटे डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक शेयर कमज़ोर आज बंद हुई। इंडेक्स के वेटेज वाले शेयर थे आपके सामने। तो बाजार की आज क्लोजिंग हुई। अब घंटी का इंतजार, घंटी बजी। हाँ, घंटी कल बजी नहीं थी, आज भी नहीं बजी, अभी तक घंटी बजा हुई, मार्केट बंद हो गया। तो कल मुझे 2 बार ट्विटर पे मैसेज आया, घंटी नहीं बजी सर। हाँ, घंटी तो बहुत ज़रूरी है, घंटी बजी, जरा घंटी बजाइए। मार्केट बंद हो गया। तो फिलहाल हम तब तक आपको प्रोविजनल क्लोजिंग बता दें। 10,709 की हुई है निफ्टी पर और 26,361 पर हुई है बैंक निफ्टी पर। सेंसेक्स पर हुई है 35,400 पर। तो सेंसेक्स ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, 366 अंक ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 37 अंक ऊपर हुआ है और निफ्टी सेंचुरी मारकर 120 अंक ऊपर हुआ है। तो बेहतरीन क्लोजिंग है।